भाई नेसेसरी होते हैं मिलाने के लिए आवाज। ओह Nice. तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आए हैं तनुप्रीत एंड आर्यन भाई। Hi everyone. हेलो गाइस, कैसे हो? हाँ तो दोनों क्रिप्टो करेंसी समझाते हैं लोगों को, क्या आपको एक्सचेंज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे को इतना ही समझ आया, बाकी मैं इनसे समझने वाला हूँ इनसे। तो बताइए भाई, पहले आप बताइए भाई, आप क्या मतलब क्रिप्टो में क्या समझाते हैं लोगों को। तो वैसे क्रिप्टो एक बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहूँ, क्रिप्टो है क्या? अगर क्रिप्टो बिल्कुल लेमैन टर्म्स में जानना है तो ये समझो एक हाँ मतलब ऐसी बिल्कुल सादी करेंसी, टर्म बताओ मुझे। देखो एक ऐसी करेंसी जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है हाँ जी। एंड वो करेंसी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एग्जिस्ट करती ब्लॉकचेन क्या होता है, मतलब कैसे मतलब? है। अगेन अगर मैं अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, हाँ पेमेंट इंस्टेंटली होती है, हाँ लेकिन एट द एंड होता क्या है, अगर मैं आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, वो पहले रिक्वेस्ट एक सर्वर के पास जाती है, बैंक सर्वर हाँ के जी हाँ जी पास, हाँ जी। और वो बैंक सर्वर आगे प्रोसेस करता है। हम्म। बेशक से इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेकिन वो सर्वर हमेशा बीच में आ रहा है, ओके वो एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है। ओके अब ये समझो कि टचवुड वैसे इंडिया में अब तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, बट ऐसे ओके वर्ल्ड वाइड बहुत सीन्स हुए हैं कि इन सर्वर्स के साथ अगर कोई छेड़ाछाड़ी होती है ना, तो आजकल देखो हर चीज डिजिटल है, हाँ हर जी चीज किसी न किसी एक सर्वर में स्टोर्ड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब होता क्या है, रशिया में एक बैंक पे हैक हुआ था, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक पे, आई गेस ये 2015-16 की बात है, तो हुआ गया था, हैकर्स ने उस बैंक के सर्वर को टारगेट करा, ओके सर्वर सारा क्रैश कर दिया उन्होंने। हम्म। अब मैं इन डेप्थ तो स्टोरी में नहीं जा रहा, लेकिन हुआ गया था, जब सर्वर क्रैश कर दिया तो सर्वर क्रैश होने से सारा डेटा हट गया, बैकअप सर्वर्स तक क्रैश कर दिए गए बैंक के। अब बैंक को ही नहीं पता कि मेरे कस्टमर्स के पास पैसा तो है, लेकिन कितना पैसा है, अच्छा तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ओके। तो अभी तक तो इंडिया में कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे रशिया में हुआ है, ऐसी बहुत जगह। तो इसमें ब्लॉकचेन क्या हुआ, मतलब वो? मैं उस पे आ रहा हूँ, तो हाँ जी अभी आपको चीज समझिए कि ये सर्वर वाली जो हाँ, ये प्रॉब्लम है, समझ गया मैं। हाँ ठीक है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है। तो हम्म। अब ब्लॉकचेन किस बेसिस पे काम करती है, ब्लॉकचेन कहती है कि हमें एक सेंट्रलाइज सर्वर चाहिए ही नहीं, ठीक है तो दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी। अब होता ओके। क्या है, जैसे मेड बाय हुम? अगर किसी ने पहले स्टार्ट जिसने करा होगा उसका कुछ। देखो, वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे पहली बात हुई थी आई गेस 1990s में स्टार्ट हुई थी। एक ओके निक सजाबो करके एक बंदा था, तो ओके। उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, जिसकी अभी मतलब बॉडी प्रिजर्व कर रखी है, ऐसे मैंने कुछ देखा था, मतलब नहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं, कोई एक वो बंदा तो था बहुत वो। पुराना है। लाइक ओके एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होता था, तो उसने ये इस सारी चीजों पे ना एक बार थीसिस लिखी थी कि हम कुछ ओके ऐसा कर सकते हैं ओके फ्यूचर में। ओके 1990s में लिखा गया था, बट कभी उसके बारे में हुई नहीं बात आगे। ओके तो ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो थी, वो बिटकॉइन ने 2008 में इम्प्लीमेंट करी थी, अच्छा मतलब उसके भी करीबन 14-15 साल बाद जाके हम्म। इम्प्लीमेंट करी गई थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप इस तरीके से समझो, जो सेंट्रलाइज सर्वर होता है उसको हटा रहा है। अब डिसेंट्रलाइज कैसे हो रहा है, अभी तक जितनी भी डिटेल्स थी वो एक सर्वर में स्टोर थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या कहती है, इस सर्वर की कॉपी करो, और जितने भी उस नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे अगर मैं बिटकॉइन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप बिटकॉइन यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे तनुप्रीत यूज कर रही है, तो हर किसी के पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है तो हर किसी के पास वो डेटा होता है, जो ओके एक सर्वर में एक डेटा होता है, वो हर कोई अपने अपने डिवाइस में वो डेटा रखा है। अच्छा ठीक है, तो अब जिन जिन के पास भी डेटा है, तो अगर फॉर एग्जांपल तनुप्रीत का सर्वर क्रैश कर गया, तो हम दोनों का अभी भी एप्लीकेबल है, तो हम दोनों के पास अभी भी बैकअप है। लेकिन अब बिटकॉइन नेटवर्क में करोड़ों लोग हैं, तो मतलब करोड़ों जगहों पे बिटकॉइन के जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डेटा स्टोर कर रही है। अच्छा तो अगर कितने भी लोगों का सर्वर क्रैश हो जाए, करोड़ों लोगों का एक साथ तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना हैक हो सकता है। तो ये जो करोड़ों लोगों के पास जो डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, एंड ये ब्लॉक्स आपके कनेक्ट करते रहते हैं, मतलब एक टाइम स्टैम्प। तो जैसे आप कह रहे हैं हैक नहीं हो सकता, या हो सकता है हैक इसमें, मतलब अगर एक बंदे का हैक हो जाता है तो आप किसी और से वो क्या कहते हैं डेटा उठा सकते हो अपना। एग्जैक्टली ओके ठीक है, मतलब अगर आपको पूरे नेटवर्क को हैक भी करना है, तो मोर देन 50%, 51% ऑफ दी नोड्स को, मतलब जो 51% ऑफ दी लोग हैं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप इस सिस्टम को चेंज करो। हाँ जैसे मैसेज भेजते हैं वैसे उस टाइप का कह रहे हो ना आप, कुछ कोई हैकर कोई मैसेज मतलब वो कुछ नॉट एग्जैक्टली, मतलब ओके नोड्स ऐसे रन नहीं होती कि आप फोन में यूज कर हाँ रहे हो। हाँ इट्स मोर लाइकली आपको एक डेडिकेटेड सर्वर्स वगैरह चाहिए होते हैं, मतलब वैसे माइनिंग मशीन्स कहते हैं उसको, जो बिटकॉइन नेटवर्क की बात करते हैं, और हर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में डिफरेंट होती है। एंड सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जो होता है इसका होता है टाइम स्टैम्प का। अब टाइम स्टैम्प से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, वो हर 10 मिनट में एक नया टाइम स्टैम्प प्रोड्यूस करती है। मतलब फॉर ओके एग्जांपल अभी 12 बज रहे हैं, तो हाँ 12 हाँ बज के फॉर एग्जांपल हम तीनों के बैलेंस है 100 तो 12 बज के हम तीनों के बैलेंस उसमें रिकॉर्डेड है कि हम तीनों का 12 बजे बैलेंस था 100 आपने मुझे ट्रांजैक्शन भेजी फॉर एग्जांपल 50 की, तो आइडल बैलेंस क्या होना चाहिए, 100, 50, 150। 150 ठीक तो है ये 12-10 पे जो ब्लॉक प्रोड्यूस होगा,
तो उसमें हम तीनों के नए बैलेंसेस अपडेटेड रहेंगे। ठीक है। तो इंस्टेड कि वो एक ही सर्वर में बार बार अपडेट करता है, जो अभी तक हमारे बैंक्स फॉलो कर रहे हैं कि एक ही उनका सर्वर है, उसी सर्वर में क्या करेंगे कि आपने 50 मुझे भेजे थे तो उसी सेम सर्वर में आपका 50 हो गया, मेरा 150 हो गया, उसका 100 हो गया। बट बिटकॉइन की ब्लॉकचेन क्या करती है, 10 मिनट बाद एक नया ब्लॉक प्रोड्यूस होता है, उसमें नए बैलेंसेस होते हैं, तो आप एक हिस्ट्री चेक कर पाते हो कि अच्छा 12 बजे इतना बैलेंस था, 12:10 पे इतना था। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आप इनमें लोगों को क्या समझाते हो, मतलब अगर आपसे पूछूं मैं, तो आपकी जो कंपनी है फिनफार्म, तो आप लोगों को क्या समझा रहे हो उसमें? हम बेसिकली जैसे इंडिया में ना क्रिप्टो एजुकेशन की बहुत कमी है, मतलब या। लोगों को मतलब मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों में कि भाई ये स्कैम है, और मतलब इट्स नॉट ट्रस्ट वर्दी बेसिकली। तो लोगों के अंदर जो ये मिथ है, हम बेसिकली ट्राई करते हैं कि उसको बस्ट करें, ठीक है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वो हम मेनली अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर हम कॉलेजेस में सेमिनार्स वेबिनार्स भी कंडक्ट करते अच्छा, आप हैं। जाते हो? हाँ, हम जाते हैं, हम वहाँ पे लोगों को सिखाते हैं, जितना मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम सिखा सकते हैं हम रीच आउट करते हैं लोगों को। ओके। तो इसके थ्रू आप जो सेमिनार गए थे उसके मतलब उसके थ्रू आप अर्न करे थे मनी, मतलब पूछना चाहूँ अगर मैं, ये देखो टू बी यहाँ पे अगर हम बात करें रेवेन्यू स्ट्रीम क्योंकि मैं की, उसकी तो रेवेन्यू पे तो आने वाला हूँ क्रिप्टो की, लेकिन अभी मैं आपका वैसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे गए थे उस पे, मतलब। ये देखो मैं तो एजुकेशन में ना, क्रिप्टो एजुकेशन में इंडिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज कि अभी भी ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स में कहूँगा प्रमोट कर रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री को, मोर लाइक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह। ठीक है, एंड अगर हम थोड़े ऊपर पर्सपेक्टिव पे चले, ऐसे जैसे वो मतलब आजकल आईपीएल चल रहा है तो उस पर ड्रीम 11 पे टीम बना लो, उस टाइप का चल रहा है कि हाँ, मतलब इस तरीके का चल रहा है, एक्चुअल में इस तरीके का हाइप बनाया हुआ है कि मतलब तुम बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो, तुम इतना डाल दोगे तो तुम इतना बना लोगे, तो वो एक बेसिकली फेक ही है, क्योंकि नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं 7-8 साल से हूँ इंडस्ट्री में, शायद ऑलमोस्ट 8 साल ही हो चुके होंगे। ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड 8 साल मतलब, मैं सॉरी बीच में काट रहा हूँ मैं आपको, लेकिन 8 साल मतलब आप 2018-16 से कर रहे हो आप? मैं 17 के आसपास एंटर कर रहा ओके। तो 2025 चल रहा है। ओके ओके, तब आपने बिटकॉइन के बारे में सुन लिया था, इसकी वजह से करा है कि मतलब कैसे? हाँ, मतलब मैंने बिटकॉइन का नाम ही पहली बार सुना, तो वहीं से मतलब इंटरेस्ट जागा था ठीक कि है, मतलब ठीक है। मैंने नाम सुना था, तो मेरे को नाम टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा था, तो फिर ओके मैंने वहाँ से रिसर्च चालू करी थी। ओके ओके ओके। एंड आपको मतलब आप दोनों कैसे घुसे, मतलब क्रिप्टो में कैसे घुसे? हाँ, तो हम बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं 8th क्लास से, हम्म। तो इनको इंटरेस्ट आया था, तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा एक टर्म है, तो मैं मेरे को भी अंदर क्यूरियोसिटी हुई भाई कि ये है क्या, मतलब हमने कहीं सुना नहीं है ऐसा, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे हाँ, इंडिया हमें भी में। इलोन मस्क के बाद ही पता चला कि जब वो अमीर हो हाँ, गया जब भाई। डॉज अमीर तो था वो। Dogecoin से पता कॉइन चला। आया तब डॉज उसके कॉइन नहीं, बाद। बिटकॉइन का पता था सबसे पहले, तो उसने बिटकॉइन ही लिया था ना, फिर डॉज कॉइन लिया था। एक्चुअली वैसे तो एलन मस्क का promote तो खुद का Dogecoin है। जो कॉइन है तो वो अब उसका डॉज खुद का है, कॉइन का। हाँ, हाँ, वो तो पता है मेरे को, लेकिन जो उसने सबसे पहले तो बिटकॉइन बाय करा था आई गेस, तो उसने बाय करके जब सबने ले लिया तो उसने बेच दिया था, और एकदम से वो कोरोना के टाइम पे। नहीं, टेस्ला का हुआ था कि टेस्ला में बिटकॉइन की पेमेंट जो थी वो एक्सेप्ट हो गई, तो आप टेस्ला गाड़ी सीधा बिटकॉइन से खरीद बिटकॉइन से ओके खरीद ओके। उस टाइम पे ऐसे था कि जो हमें जो न्यूज़ आई थी वो ऐसी आई थी कि ना इलोन मस्क ने बिटकॉइन खरीदे हैं, और एक टाइम पे उसने जैसे प्राइस बढ़ गया बेच दिया, और एकदम से उसकी नेटवर्थ 3 गुना हो गया। इलॉन मस्क के पास बल्कि वो बिटकॉइन अभी तक रिजर्व्स में ही रखे हुए हैं, जो उसने टेस्ला ओके बेच के भी लिए थे। ओके इवन ओके। अगर मैं डोज कॉइन की भी बात करूं, लाइक डोज कॉइन जिस क्रिएटर ने बनाया था, तो इलॉन मस्क ने उसे जानबूझ के पंप करवाया था कि डोज कॉइन का जो क्रिएटर था उसने ना क्रिप्टो इंडस्ट्री का मजाक बनाने के लिए डोज कॉइन लॉन्च करा था। तो इलॉन मस्क ने इसलिए जानबूझ के डोज कॉइन को प्रमोट करा है कि भाई जिस बंदे ने एक कॉइन बनाया था पूरी इंडस्ट्री का मजाक बनाने के लिए। तो ये अगर डॉज कॉइन और क्रिप्टो अलग अलग होते हैं? सी क्रिप्टो जो मैंने बताया कि एक ऐसी करेंसी जिसका हाँ। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता और या। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हाँ जी, एग्जिस्ट हाँ जी, करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो हर कॉइन की हर कॉइन की एक अलग अलग ब्लॉकचेन होती है। कुछ टोकन्स होते हैं, मैं अगर थोड़ा सा और क्लासिफाई करूं कि कॉइन्स और टोकन्स अलग अलग होते हैं। कॉइन्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है, और टोकन्स वो होते हैं जो किसी और कॉइन की ब्लॉकचेन यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब उसी जो भी डाटा है उस पे चल रहे हैं वो। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, ठीक है, तो बिटकॉइन एक कॉइन है, लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कोई और कॉइन लॉन्च करना चाहता हूँ, तो वो एक्चुअल में कॉइन नहीं होता, वो एक टोकन होता है कि अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है आप बिटकॉइन की यूज कर रहे हो, लेकिन आपने उस बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना खुद का एक कॉइन लॉन्च करा। ठीक है, तो मतलब इफेक्ट अगर बिटकॉइन पे होगा तो आपकी उस पे भी होगा, डॉज कॉइन पे, ऐसा होता है कुछ? प्राइस में पूछ रहे हो? प्राइस में पूछ रहा हूँ मैं। देखो, ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे मार्केट कैप की बात करूँ, तो अगर मार्केट में मोर देन 50% शेयर बिटकॉइन का है, ठीक है, ठीक है, अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा पूरी मार्केट ऊपर जाती है, बिटकॉइन गिरेगा तो पूरी मार्केट नीचे गिरती है। तो मेन बिटकॉइन ही है अभी। मेन बिटकॉइन है। देखो होता क्या, बिटकॉइन अगर 10% ऊपर जा रहा है, मार्केट आपको लगेगी भाई 50-60% ऊपर जा रही है,
ठीक है। बिटकॉइन अगर 5% गिर रहा है तो मार्केट 50-60% नीचे भी गिर रही है, अच्छा, इतना फर्क पड़ जाता है इतना उसमें। फर्क पड़ जाता है। तो क्रिप्टो के बारे में आपने थोड़ा बहुत बता दिया मुझे, वेब3 क्या होता है मतलब ये? देखो स्टार्टिंग जो हुई थी वो क्रिप्टो से हुई थी, बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ था, फिर बिटकॉइन के बाद धीरे धीरे और क्रिप्टोज आई मार्केट में, जैसे डोज कॉइन था जो मजाक बनने के लिए आया, फिर रिपल था, स्टेलर था, ये आप टाइप्स बता रहे हो उसके? अलग अलग कॉइन्स है ये, ठीक है। ठीक है। मतलब मैं एक वो टाइम लाइन सी बता रहा हूँ, जब आया था तो 2015-16 में इथेरियम लॉन्च हुआ था, 15 में लॉन्च हुआ था, 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ था, फिर एक डीफाई का क्रेज आया। अब डीफाई क्या होता है, बेसिकली जितनी भी चीजें आप अपने करंट फाइनेंस सिस्टम में करते हो, जैसे मुझे आज की डेट में लोन लेना है या फिर मुझे अपने एसेट्स कहीं उधार पे देने हैं, तो ये सारी चीजें आज भी हम सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कर रहे हैं। चाहे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, हम बैंक में जाते हैं, बैंक हमें शायद हमारे पैसों पे भी करेंटली शायद 3.5% का इंटरेस्ट दे रहा है करंट अकाउंट पे, सॉरी सेविंग्स अकाउंट पे। ओके। लेकिन अगर मैं वही चीज क्रिप्टो में जा रहा हूँ, ठीक है, एंड बैंक उस चीज को लोन पर कैसे दे रहा है, मतलब अगर बैंक मुझे 3.5% दे रहा है, वो आगे लोन पे 12, 14, 16 इवन ज्यादा परसेंट पे भी दे रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग टाइमिंग के ऊपर, किसका कितना क्रेडिट स्कोर है, जो भी है। ऑन एवरेज 14% बैंक चार्ज करता है, हमें 3.5% देता है। तो अगर आप बीच का डिफरेंस देखोगे, दैट इज अप्रोक्सीमेट 11.5%। ओके। तो मतलब हर 1 लाख रुपए पे 11,000 रुपए तो वो कमा ही रहा है। एंड एक और टर्म होती है जिसके बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में, दैट इज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता इसके बारे में, उसमें तो सिर्फ इवन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो, आप सीए कर लो, सीए वन ऑफ द टॉप नॉच है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बचपन से ही सपना देखते हैं कि हमें सीए करना है, सपना ही देखते हैं सिर्फ, क्रैक करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम एक सीए की पढ़ाई की भी बात करें ना, उसको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी कि आपको अकाउंट्स कैसे हैंडल करने हैं, आपको अकाउंट्स बनाने कैसे, आपको टैक्स रिपोर्ट कैसी सबमिट करनी है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड सारा काम उसको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकली करवाया भी जाता है। बट जिस पूरी चीज पे हमारा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, वो चीज कभी पढ़ाई नहीं जाती। अब ये कह लो कि सरकार जानबूझ के नहीं पढ़ाना चाहती, या फिर पिछले 60-70 सालों से जब से ये आया है टर्म, तब से कोई बंदा गलती कर रहा है इसे बट हमारे अगर सिस्टम से लाने आपने ये जो बात बोली है सरकार जानबूझ के नहीं बढ़ाना चाहती, तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर लोगों को नॉलेज होगी इन सब की चीज़ों के बारे में, तो इससे इस पे मतलब क्या कहते हैं, इसकी वजह से सरकार पे कुछ असर पड़ेगा या कुछ इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, कुछ ऐसे फर्क पड़ेगा? मैं आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो इंडियन रुपी कौन बैक कर रहा है यहाँ पे, मतलब किसी चीज से बैक्ड है? हाँ, गोल्ड से बैक है, आई गेस। गोल्ड से बैक्ड है? गोल्ड से नहीं है, किससे? ये एक्चुअल में दैट डॉलर वाज से है? ट्रू नहीं, किसी से भी जो नहीं आप है। बता रहे हो ना कि जो गोल्ड से बैकिंग है, दैट वाज ट्रू टिल 1970s। ओके। इवन जो यूएस डॉलर भी है 1970s तक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करता था। मतलब अगर वो $1 का डॉलर इशू कर रहा है तो $1 की वर्थ का गोल्ड उसके बैंक्स में, जो उसके रिजर्व्स पड़े हैं। मतलब अगर मैं $1 लेकर जा रहा हूँ तो जो गोल्ड का मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए वो मुझे सेम मिलनी चाहिए। हाँ। 1970s में गोल्ड स्टैंडर्ड रिमूव कर दिया गया था, ओके, बाय द यूएस। एंड अगर एक बार यूएस ने कर दिया था तो जितनी भी वो तो मल्टीपल एक चेन इफेक्ट हो जाता है, हाँ, एक chain रिपल effect इफेक्ट हो हो जाता है कि सारी कंट्रीज ने उसको फॉलो कर लिया। हाँ। गोल्ड स्टैंडर्ड रिमूव करने के बाद अभी तक लोगों को 50 साल हो चुके हैं, लोगों को ये लगता है कि हमारी करेंसी गोल्ड से बैक्ड है। हाँ, मुझे अभी तभी तो मैंने मैं बोला वही कह रहा हूँ, जो एक्चुअल में नहीं है। ओके। एंड जितने भी आप देखते हो मार्केट में क्रैशेस आ रहे हैं, 2008 का क्रैश तो वो किससे बैक्ड है, मतलब किसी से भी किसी से भी नहीं है? नहीं। तो जो हमारे रेट बढ़ रहे हैं रुपीस के, वो किससे बढ़ रहे, कैसे बढ़ रहे वो? बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि हम 1-1.5 घंटे में बात भी करें, वो कवर नहीं हो सकता। एंड अगर हमने कवर कर लिया तो बहुत सारे लोगों का वो ट्रस्ट खो जाएगा अपनी करेंसी से। अच्छा। लाइक अगर आज हमारे देश का हर एक बंदा बैंक भी चले जाए, मैं हर एक बंदा भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ द पॉपुलेशन बैंक चली जाए और अपने डिपॉजिट्स वापस मांग लेना, कल सुबह तक हमारी पूरी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, सब बैंकरप्ट। तो मतलब अभी जितने भी लोगों ने अपने बैंक का पैसा डाल रखा उसी पे चल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? अब ये बताओ, सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा, आपको पता है सेविंग्स अकाउंट में आपका रखा हुआ पैसा सेव नहीं है। कैसे? अगर आपका बैंक बैंकरप्ट होता है तो आपको पता है आपका कितना पैसा इंश्योर्ड है? अब ये लिमिट वैसे हाल ही में इंक्रीज हुई है, ये 5 लाख रुपए की हुई है। इससे पहले आई गेस 2 साल पहले तक ये सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की होती थी। अच्छा। मतलब अगर आपके बैंक में, क्योंकि मैं अगर बात करूं शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज की, तो वो बहुत बिलीव रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, राइट, या एफडीज में, जो उनके लिए प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं आते। बट अगर आपका बैंक बैंकरप्ट होता है तो नो मैटर आपके पास 1 करोड़ का डिपॉजिट है, 10 करोड़ का डिपॉजिट है, आज की डेट में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे।
एंड ये लोगों को चीजें नहीं पता और वो CA को छोटी भी नहीं सी पढ़ाई जाती मेंशन होती है भाई कहीं निकालने पे पैसे जाके, जितने भी डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है हल्का सा छोटा सा, बट तुम हाँ। ध्यान नहीं देते इतना उन ये कौन पॉलिसीज पढ़ता पे। है कोई 15 नहीं पेज का पढ़ता डॉक्यूमेंट कोई भी इतना। नहीं पढ़ता बैंक वही- अकाउंट बनाता वही तो कहते तो। हैं इधर साइन कर दो इधर इधर साइन sign कर दो कर यूं दो। कर दिए अब और तुम ये किस वन पे ऑफ द साइन कर टर्म्स रहे हो तो मैं कंडीशन ये है नहीं कि पता। अगर आपका करंट अकाउंट में तो है भी नहीं वैसे कोई ऐसी सेफ्टी, बट अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा है तो सिर्फ 5 लाख तक इंश्योर्ड है। उससे ऊपर डजंट मैटर आपके पास कितना भी अमाउंट है, दैट इज गॉन टू जीरो इफ 1% आपका बैंकरप्ट है। तो अगर हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनको अगर इस चीज़ से बचना है तो क्या उपाय है उसका एक बार बता दो आप। उपाय तो कोई नहीं, मतलब कुछ ऐसा मतलब देखो अगर बिटकॉइन में सेव कर ले बंदा या किसी और चीज़ में कर एक्चुअल ले, में बिटकॉइन की एडॉप्शन इन रियलिटी जो क्योंकि हमारा आज इसमें क्वेश्चन एक ये था कि ना कितना रिस्की है क्रिप्टो, है ना, स्कैम है, रिस्की है, जो भी था क्वेश्चन हमारा है पड़ा। बट अगर आपने जो ये बात बताई है ये वाली, तो हमारा बैंक अकाउंट मतलब जो सेविंग अकाउंट है वो भी इतना रिस्की वो हो भी गया। वही ना, लोगों को पता नहीं है इसलिए हाँ। लाइक एक वो लैक ऑफ नॉलेज है कि लोगों को लगता है कि यार मेरे बैंक में रखा हुआ पैसा सेव है या मेरे म्यूचुअल फंड में रखा हुआ पैसा सेव है, मेरे FD में पैसा रखा हुआ सेव है, बट इन रियलिटी कहीं पे भी सेफ नहीं है। ओके एंड अगर हम जैसे कहते हैं कि बिटकॉइन बहुत रिस्की है, बिटकॉइन की बात अलग है, बाकी सारे कॉइन्स की बात अलग है। अगर हम बिटकॉइन का चार्ट एक्सपैंड करके भी देखें 2008 से लेकर अब तक $1 लाख के भी पार चला गया था। तो अगर आप जूम आउट करके देख रहे हो, अगर बिटकॉइन गिरा है तो हमेशा ऊपर ही गया, उसका रीजन ही यही हाँ, है। क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, मैंने मम्मी को बोला था अपने कितने पैसे पड़े दो मैं बिटकॉइन में लगा देता हूँ। अब ये नहीं पता कैसे लगाते उस पर आऊँगा मैं, बट उस टाइम पे लगाया नहीं हमने। उसकी वैल्यू चल रही थी अराउंड 20,000 कुछ ऐसे कुछ चल रही थी। हाँ चल रही होगी $20,000 के आसपास। डॉलर में पता नहीं कितनी चल रही थी, मेरे को 2 याद साल नहीं है। पहले चल रही थी। अभी डॉलर में चल रही है, लाख में चल रही है वो, मतलब रुपीस में चल रही है, सॉरी। अभी नहीं, अभी तो 77,000 चल रही होगी। 82 कुछ है आज का रेट। ओके 82,000 सोचो लगा देते तो अब हाँ, मतलब 4 गुना। 4 गुना हो जाता चुके है यार। होते हैं। बढ़ेगी और बढ़ेगी वैसे तो जाएगा, वैसे इससे ऊपर भी जा सकता है। जा सकता है। अभी मैक्रो इफेक्ट की बात करूँ तो थोड़ा और मैं सोच रहा हूँ डंप आएगा, फिर उसके बाद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर हम तब भी वैसे भी अगर कोई भी इन्वेस्टर स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर कोई भी इन्वेस्टर टॉप पे भी बाय करता है बिटकॉइन, जिसने भी 1,09,000 कुछ का टॉप किया था बिटकॉइन का, तब भी बाय करके रखता है और अगले 4 साल तक होल्ड करके देता है, मोस्ट लाइकली प्रीवियस डेटा के हिसाब से 4 सालों में वो ब्रेक इवन से ज़्यादा ही कमाएगा। ओके, मेरे को एक क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है, जैसे आपने तो बता दिया ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, इसमें शॉर्ट टर्म में आप पैसे कमा सकते हो हाँ ट्रेडिंग करके। इसमें भी ट्रेडिंग होती है? हाँ हाँ, जैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, सेम क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग होती है। तो स्टॉक्स में तो ये पता होता है कि ये कंपनी लॉस में चल रही है या कुछ जाएगी या हाँ, उसमें तो भी सेम पता जैसे क्रिप्टो टोकन्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उन पे आपको जैसे आप कंपनीज पे रिसर्च करते हो वैसे आपको कॉइन्स और टोकन्स पे भी रिसर्च करनी होती है। Okay. तो उस हिसाब से ही आप इन्वेस्ट तो करते हो। बिटकॉइन का प्राइस इस हिसाब से डिसाइड होता है कि इसके कितने ज़्यादा यूजर्स हैं। नॉट सिर्फ यूजर्स, देखो होता क्या कि है, मेंबर्स बोलो, क्या बोलोगे, यार यूजर देखो, बोलोगे, मेंबर actual में बोलोगे? क्या है, नहीं बोलोगे क्या वैसे, यूजर या मेंबर? यूजर। यूजर बोलोगे ना? Okay. एंड मेन जो फैक्टर डिटरमिन करता है दैट इज यूटिलिटी। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, ट्रम्प बात कर रहा है उसको यूएस को एक क्रिप्टो रिजर्व बनाने के लिए। हाँ, अभी उसकी न्यूज़ आई थी कि वो कह रहा था कि मैं बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो को अपनी करेंसी एक्सचेंज करना चाहता हूँ, कुछ मैंने सुना था ऐसे, कोई वीडियो देखी थी। अभी है भी यूएस गवर्नमेंट के पास आई गेस कुछ 2 लाख समथिंग बिटकॉइंस आज हाँ, 2 लाख कुछ पड़े थे। इवन हमारा जो पड़ोसी देश है छोटा सा, पाकिस्तान नहीं भूटान है ना, ये छोटा सा हमारा, ये बहुत सारे छोटे हैं यार, साइड है। चाइना हाँ, को छोड़ के। भूटान। भूटान के पास भी अपना है हाँ। आई गेस, उसकी भी आई गेस 1/3 या 1/4 जीडीपी जो है बिटकॉइंस में एज अ रिजर्व, व्हिच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। क्योंकि अगर हम बात मैं करें, पर शौक नहीं हूँ भूटान का सुन के, पता है, क्योंकि भूटान के बारे में अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँ, भूटान का जितने भी अपने डिसीजन होते हैं ना, या तो इंडिया को देख के होते हैं या तो अमेरिका को देख के होते हैं। मोस्टली तो इंडिया पे डिपेंडेड है वो। लेकिन उसने अमेरिका से भी पहले ले रखा था। अभी मैं कह रहा हूँ इंडिया से डिपेंडेड है या तो अमेरिका से डिपेंडेड है। उसकी पूरी इकोनॉमी बोलो या उनके कोई डिसीजन भी होते हैं वो इंडिया या अमेरिका को देख के गए थे। वो उनका खुद का कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से उनका बैंकिंग सिस्टम भी एक टाइम पे नहीं था खुद का। अगर मैं बहुत टाइम हो गया इस न्यूज़ को देखे हुए कि मैंने सुना था भूटान के बारे में पास अपना खुद का नहीं है बड़ा कुछ भी। आइडियाज़ ले लो या वो ले लो, अब ये फेक न्यूज़ थी क्या थी मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो बहुत क्या कहते हैं अपना इंडिया पे ही डिपेंडेंट है वो। तो मैं शौक नहीं हूँ उस बात सुन के भूटान के पास अगर आ गया हो तो, क्योंकि वो ग्रो करना चाहता है यार। हाँ ग्रो कर रहा है एंड ऑफ कोर्स बिटकॉइन रिजर्व से वो ग्रो करेगा ही करेगा। हाँ, लेकिन अगर हम जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अब तक नहीं है। सरकार यहाँ पे 2016-17 से कुछ ना कुछ यार यहाँ पे नॉलेज भी नहीं है यार। अगर मैं स्टार्टिंग से आपसे क्वेश्चन पूछूँ इसमें इन्वेस्ट करना तो बंदा कहाँ से स्टार्ट करे, मतलब वो बताओ।
देखो बिना नॉलेज के तो इन्वेस्टमेंट हुई नहीं। हाँ सबसे पहली चीज तो है कि आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करो एंड उन इन्फ्लुएंसर्स को मत फॉलो करो जो आपको ये एडवाइस देते ये कॉइन खरीद लो, आप रातों रात लाखों हाँ, कमा लोगे, हाँ, करोड़ों कमा लोगे। कोई फायदा नहीं कोई फायदा मेन नहीं तो है। पीछे की जो वीडियो भी थी। टेक्नोलॉजी है ना उसको समझना बहुत बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ। समझना इम्पोर्टेंट है हाँ, वो तो इन्वेस्टिंग है। करने से पहले। हाँ, देखो हाँ। जैसे आपने बोला था कि जो स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप पता करते हो कि नहीं कौन मैंने सी नहीं करा ट्रेड में ठीक है, लेकिन देखो जो भी ट्रेड करता है Trade नहीं स्टॉक्स करनी है मेरे में में। वो चेक करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हाँ, है, लॉस मेकिंग हाँ, है, हाँ। प्रॉफिट मेकिंग है या ग्रोथ क्या है, उसकी इंडस्ट्री का नीश क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स सारे होते हैं जिसमें एनालिसिस करते हैं। तो सेम आपके फैक्टर्स क्रिप्टो में भी हैं, बट फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि अब आपकी चीज चेंज हो गई, लेकिन फैक्टर्स डेफिनेटली वहां पर भी है। इवन अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो जिन लोगों को 10 सालों से पता है उन्होंने खरीदा था, 10 साल बाद बेनिफिट उठा रहे हैं। सही बात है। तो उन्हें पता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे आ रहा है, कहाँ कहाँ उसने कनेक्टिविटी करनी है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, कौन कौन से मॉल्स आ रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, तो उस हिसाब से ग्रो करे। इवन पूरे गुड़गांव की मैं बात करूँ तो 25 साल पहले कुछ भी नहीं था हाँ और सही अब बात है। 25 साल में पूरा इंफ्रा चेंज हो गया आपका। तो सेम आपका क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री 25 साल की भी नहीं हुई है अभी। तो क्रिप्टो वैसे इंडस्ट्री इज वेरी 2008 की बात कर रहे हो ना? 2008 में तो बिटकॉइन आया हाँ हाँ। और 2008 से भी अगर हम इम्प्लीमेंट ही लगा लो, 2008 से इम्प्लीमेंट बोल दो उसको, आ गया बस इम्प्लीमेंट वो। बोल दो। एंड जिस टेक्नोलॉजी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने डीफाई बोला, वो एक्चुअली में 2017 से हाँ, पॉपुलराइज होना शुरू हुआ, तो 8 साल भी अभी पूरे नहीं हुए। तो वी आर वेरी वेरी लाइक यंग इन दिस स्पेस, इनिशियल स्टेज पे हम अभी। इनिशियल स्टेजेस में है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जो हो सकता है आज से आपको 100 गुना रिटर्न्स भी दे दें, और कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें आपने पैसा डालो जिसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा तो मैं हो। आपसे ये पूछूं अगर कि ना, जैसे अब आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो, कभी ना कभी जैसे कोई भी चीज़ उठती है, जैसे बिटकॉइन उठा, वो एक इंसान होता है जिसको पता होता है स्टार्टिंग में कि हाँ यार ये चीज़ उठती है। जैसे आप द्वारका की बात कर रहे हो, 10 साल पहले इनसाइडर्स तो होते ही हैं। इनसाइडर्स कैसे पता चले? जैसे मान लो अब बिटकॉइन पे क्रेजी मनी तो खत्म हो चुका है, अगर मैं चेक भी करूँ किसी वीडियो पे वो कह रहे क्रेजी मनी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसे अगर हम इलोन मस्क का एग्जांपल लिया मैंने, वैसे एकदम से पैसा तो कोई कमा नहीं सकता बिटकॉइन का कि 1 रुपये था और अब इतनी वैल्यू है उसकी, वैसा पैसा तो किसी मेरे ख्याल से कॉइन में है नहीं अभी। क्या है पड़ा? बिटकॉइन में नहीं है, नहीं उसका है एक रीजन है। होता क्या है, जब आप सोच रहे हो कि मेरा 1 रुपये 100 रुपये हो सकता है, हाँ हाँ हाँ। मतलब उस कॉइन की जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप मतलब जितने कॉइन्स उसके सप्लाई में है इनटू में उसका प्राइस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन की आज से 10 साल पहले बात कर रहा हूँ, अगर 1 लाख कॉइन होते थे और 1 रुपए का रेट चल रहा था, तो मार्केट कैप हो गई 1 लाख रुपए। मतलब कोई इन्वेस्टर अगर शायद 1 लाख रुपए भी डाल दे उसमें, तो बिटकॉइन का प्राइस वहां से 5 गुना भाग सकता था। ठीक है। बट अगर आप आज की डेट में 10 करोड़ भी डाल दो तो बिटकॉइन के प्राइस को 0.01% का भी हाँ, इफेक्ट नहीं क्योंकि आएगा। काफी लोग उस पे मार्केट Already कैप है। बढ़ चुका हाँ। है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मार्केट कैप होता है उतना मुश्किल हो जाता है उसके प्राइस को मूव करना। ठीक है। जितना कम मार्केट कैप होता है उतना इजी रहता है। मतलब अगर एक क्रिप्टो की मार्केट कैप ही शायद 1 करोड़ की है, कोई इन्वेस्टर शायद 10 लाख रुपए भी डाल देगा ना, उसका मार्केट कैप डबल हो जाता है। तो उतनी तेजी से भागने लग जाता है। तो अभी अगर उसको मान लो कि मुझे डबल करनी है उसकी प्राइस क्रिप्टो की, तो कितना पैसा डालना पड़ेगा एक इंसान को या किसी ब्रांड को, किसी कंपनी को? क्रिप्टो में कितना डालना पड़ेगा, मतलब बिटकॉइन में, स्पेशली बिटकॉइन में? बिटकॉइन की अभी आई गेस करंट वैल्यू ही कुछ $1 ट्रिलियन के ऊपर चल रही है। ओके। मार्केट कैप तो $1 ट्रिलियन आप ये समझ लो कि इस टाइम पे शायद इंडिया की पूरी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। नहीं, 4.5 समथिंग होगी, 5 के करीब है। 5 के करीब का तो टारगेट है ना। टारगेट है 2 या तो 4 है पड़ी अभी, क्योंकि 3 से तो पार हो चुके, काफी टाइम पहले ही हो 3 चुके से हैं। पार हो चुके हैं। मतलब आप ये समझ लो अगर 3.5 भी मैंने मान लिया तो 1/3 से ज्यादा आप इंडिया खरीद सकते हो अभी टोटल बिटकॉइन से। तो इतनी ज्यादा अभी उसमें वैल्यू है। ओके। तो अगर आप सोचो कि मेरे को बिटकॉइन को डबल करना है तो आपको उतना पैसा डालना ही पड़ेगा बिटकॉइन में कि जिससे आप करीबन 1/5 इंडिया खरीद सको अभी भी, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ओके। तो वही मैं जानना चाहता था कि अब इसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, मतलब जो भी देख रहे हैं ना बिटकॉइन के बारे में, इंडिया में अगर ऑडियंस की बात करूँ या तो काफ़ी मतलब आपको नॉलेज है पड़ी, मेरे जैसे बंदे की मेरे को ये पता है कि हाँ इससे पैसा कमा सकते हैं, कितना क्रेजी कमा सकते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। और तीसरे लोग आ जाते हैं हमारे पेरेंट्स जैसे, जिनको लगता है स्कैम है। स्कैम है, हाँ। तो इसके बारे में बताओ, क्या ये स्कैम है? क्या स्कैम हो रहा है इस इंडस्ट्री में कि लोग इतने घबराए हुए हैं? आप बता दो। स्कैम तो देखो हर इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। जब क्रेडिट डेबिट कार्ड्स भी आए थे तब भी स्टार्टिंग में बहुत स्कैम हो रहे थे। अभी यूपीआई में कितने स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है। तुम फोन तुम किसी को करते हो तो एक वार्निंग भी आती है। तो स्कैम्स तो हर इंडस्ट्री में, ठीक है। जब तक अभी जहाँ पे तुम्हारे रेगुलेशंस आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे तुम्हारे स्कैम्स कम होना शुरू हो जाता है। जैसे इन्होंने वार्निंग नोट
डाल दिया, तो उस हिसाब से लोग अवेयर हो रहे हैं। तो ये अवेयरनेस की बहुत नीड है क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी। क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्कैम्स होते हैं, बहुत स्कैम्स होते हैं, क्या क्या बट स्कैम्स हो एक रहे हैं? बहुत तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं अभी। जैसे अभी रिसेंटली सबसे जो मेजर स्कैम चल रहा है वो है ट्रेजर एनएफटी का, ठीक है। ओके। तो ट्रेजर एनएफटी में कंटिन्यू कर ले प्लीज। आप बता दो। तो लाइक मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। जैसे अगर स्कैम्स हो रहे हैं, जैसे तनुप्रीत ने भी यहाँ पे कहा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन वन क्रेजी थिंग वाज लंदन की अगर मैं बात करूँ तो लंदन 1790s या अर्ली 1800s में तो एक बंदे ने वहाँ पे क्या स्कैम किया था। तो वहाँ पे दे यूज लाइक सिल्वर कॉइन्स उस टाइम पे, सिल्वर आई गेस सिल्वर कॉइन्स यूज होते थे लंदन में। एंड वहाँ पर क्या स्कैम हुआ था, तो एक बंदा आया लाइक थ्रू द सी अपनी एक बढ़िया सी लैविश बोट लेकर। एंड दिस इज वन ऑफ द क्रेजी स्टोरीज ऑल्सो कि उस बंदे ने उसको सारी ऑडियंस को वहाँ पे बताया लंदन में कि वो एक ऐसे लैंड से निकला है जहाँ पे एक साल में इतनी फर्टाइल लैंड है कि 3 बार हार्वेस्टिंग होती है। यूजुअली हार्वेस्टिंग हम 2 बार करते हैं, एंड उस टाइम तो फार्मर्स मार्केट ज़्यादा होती थी, तो 3 बार हार्वेस्टिंग करते हैं। वहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड है। एंड उस बंदे ने वहाँ की करेंसी उनको बेची, जो की जगह एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ के नकली नोट छाप के 1800s में उसने वो नोट बेचे हैं और लोगों ने लिए हैं। तो किसी ने फाइंड आउट करने की मतलब बैक स्टोरी जानने की कोशिश नहीं करी? आप सपने दिखा रहे हो। हाँ। और लोगों को लगता है, अगर मैं आज की डेट में भी क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इंडियंस को लोग चूतिया मानते हैं, लंदन वाले भी होते हैं भाई। ये हर जगह है वो, हाँ ठीक है। बट टारगेट वहां पर ज्यादा करा जाता है जहाँ पे आपकी एजुकेशन कम हो, हाँ। ठीक है। जहाँ पे आपके पास एजुकेशन है वहां पर स्कैम करना मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ यार, जैसे अभी तनुप्रीत तुमने कहा कि ये जो यूपीआई से रिलेटेड स्कैम्स हो रहा है, जो आजकल कॉल्स भी आप करते हो तो सबसे पहले एक वो ना 10-15 सेकंड की वो इरिटेटिंग वाली टोन आती है। एंड मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर हम एजुकेटेड लोगों की भी बात करें, लाइक हमारे पेरेंट्स भी या उनके पेरेंट्स भी, ऐसा नहीं है एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है। एंड आजकल वो स्कैम कितना चल रहा था, वो डिजिटल अरेस्ट वाला, हाँ, वो कि पुलिस वीडियो वाला, कॉल कर हाँ रहे हैं। तो पुलिस वाला बन के जो कॉल कर रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है। हाँ। ओके ओके। तो लाइक आप ये सोचो कि एजुकेटेड लोग भी ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं, जाते फंस इतने जाते हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो इतने एजुकेटेड है, उन्होंने भी तक वीडियोस डाली हैं कि भाई हमारे साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है, हमारे को 48 इसका आवर्स नाम तक। लेना चाहोगे आप? अंकुश, अंकुश आगे आई डोंट रिमेम्बर द फुल सरनेम। नेम। ओके। हाँ, बट अंकुश नाम है। उन्होंने वीडियो डाली थी अवेयरनेस के लिए कि भाई हमारे साथ हुआ था भाई, क्योंकि वो ना उस समय पैनिक मोड में डाल देते हैं कि जल्दी जल्दी करो वरना ऐसा हो जाएगा। तो वो जो पैनिक आ जाता है ना मोड, तो उसके बाद तुम सोचने का तुमको टाइम नहीं मिलता, तो तुम दिमाग नहीं लगा पाते हो। तो इतने एजुकेटेड, ओके ओके। हाँ, इतने एजुकेटेड लोग भी अगर इस स्कैम में फंस रहे हैं तो स्कैम्स में फंस जाते हैं। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, बस क्रिप्टो इंडस्ट्री को इसलिए थोड़ा बदनाम करा हाँ, मैं हुआ है। उसका पूछना चाहता हूँ, उसमें स्कैम एक पर्टिकुलर बताओ कि क्या स्कैम हो रहा है जो लोगों को, मतलब हमारे पेरेंट्स को या किसी बड़े हमारे बुजुर्ग को लग रहा है कि यार ये तो स्कैम वाली चीज़ है। ऐसा क्या पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ कुछ हुआ हो क्रिप्टो में जो ट्रस्ट नहीं है लोगों का? देखो, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जब आप कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हो, उसको अपने वॉलेट में रखो। अब फर्क होता है, लोग क्या करते हैं, वॉलेट में कैसे लगो उसमें वो? मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। मैं जेब में रखने वाला था। नहीं, आके सेंसर ने बताया कि वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। हाँ जी हाँ जी। जैसे पेटीएम का वॉलेट है, राइट? तो सेम आपके क्रिप्टो के भी कोई ना कोई वॉलेट होते हैं, तो उसमें ट्रांसफर करो। तो देयर इज अ टर्म सीड फ्रेज, एंड एक बहुत वास्ट सेइंग भी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अब होता क्या है, सिंस पूरी टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज नेचर पे काम करती है, तो अगर आप किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, मेरा एक क्वेश्चन उठा इसके बीच में, जैसे आपने बताया इसमें टाइम स्टैम्प होता है, हर मिनट का, हर 10 मिनट का जा रहा है जो टाइम स्टैम्प बिटकॉइन का, हाँ, तो बिटकॉइन का अगर उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो, उस वक्त मैंने इसको फ्रीज करके अपने वॉलेट में रख दिया और उसके बाद वैल्यू गिरती है, तो हमारे को इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, वो तो ट्रेडिंग पार्ट में आ गया। अच्छा, ठीक है, प्राइस तो आपका हर सेकंड चेंज हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, फर्क क्या है, जैसे अगर हम इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा, बट इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर का भी रेट आपका हर सेकंड फ्लक्चुएट करता रहता है। हाँ। हमें पता नहीं चलता क्यों हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे पास कैश में। तो अभी तो मैं वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे पास कैश रखा हुआ है। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर बिटकॉइन की मान लो वैल्यू 1 लाख रुपए है पड़ी, हाँ, और उसी वक्त मैंने निकाल लिया उसको, नेक्स्ट मोमेंट उसकी 90,000 हो गई है, तो उससे मेरे को फर्क पड़ेगा? आपका पैसा तो अगर निकल गया आपने ना। बेच दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बेचना होता है कि उसको वॉलेट में स्टोर करना होता है, मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, दो वॉलेट अलग-अलग इज चीजें लाइक होती हैं। सेविंग्स, ओके, मतलब तुमने सेव कर ठीक लिया है, लाइक जैसे कि आपके मतलब पास उस पर कोई हैक नहीं मार सकता, इसलिए उसका पर्पस है। ओके, हैक मतलब ऐसा नहीं है कि मार नहीं सकता। अभी भी मार सकता हाँ, यार देखो, wallets अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ wallets drain यूपीआई हो के जाते स्कैम्स हैं। हो रहे हैं, राइट? हाँ। आपके पास पासवर्ड है,
हाँ। जब यूपीआई के स्कैम्स पॉपुलराइज होने शुरू हुए थे तो लोग अपना पिन डालते थे और पैसा चला जाता था अकाउंट से। तो वो चीज़ आपकी क्रिप्टो वॉलेट्स में भी हो सकती है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी फिशिंग लिंक शेयर कर दे या आपको कोई बोले कि आपको अपना पिन वगैरह डालना है, ये सारी चीज़ें करनी है, इस पे ट्रांजैक्शन करनी है और आप कर दो, तो फिर तो आपका पैसा गया ना। जैसे आपका OTP आता है, अगर आप वो गलती से शेयर कर दो तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। सेम वॉलेट्स में होता है कि वॉलेट में अगर आपका अपना सीड फ्रेज इज बेसिकली पासवर्ड, ठीक है, 12 वर्ड्स का पासवर्ड होता है वो, अगर वो आप शेयर कर दोगे तो आपका वॉलेट खाली हो जाएगा। ओके, अगेन मैं अगर वापस बोलूँ कि आप बोल रहे थे पहले नॉलेज बढ़ाओ फिर क्रिप्टो स्टार्ट करो, हाँ, आपने थोड़ा बहुत तो बता दिया इनसाइट कैसे है। अब स्टार्ट कैसे करें, कौन से वेबसाइट पे जाए या ऐप पे जाए, किस पे कैसे स्टार्ट करें ट्रेडिंग या उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, मतलब शुरुआत से बताओ, मुझे नहीं पता भाई। देखो जितने भी लोग शुरुआत में भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो हाँ। सबसे पहले उनके पास इंडियन रुपी है जिसको हाँ वो जी। कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक्चुअल में ट्रेडिंग करना चाहते हो और एक्चुअल में क्रिप्टोज में घुसना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है USDT। अब USDT क्या होता है, आपका US डॉलर का एक क्रिप्टो वर्जन है जिसकी वैल्यू हमेशा एक US डॉलर के बराबर रहती है। ठीक है। एंड जितनी भी ट्रेडिंग है एंड आपको बेस्ट प्राइजेस चाहिए, आपको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, तो पहले USDT का कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपको अपने इंडियन रुपीस को USDT में कन्वर्ट करना है। बहुत सारी पीयर टू पीयर मार्केट प्लेसेस हैं, FIO रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस भी हैं, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अपने इंडियन रुपी को आप करवाओ USDT में कन्वर्ट। दूसरी चीज़ हो जाती है, अब आपको डालना है पैसा। जितने भी इंडियन प्लेटफॉर्म्स है, चाहे कोई भी है, वजीर एक्स हैक हो चुका है, CoinDCX है, BitBNS है, CoinSwitch है, इनमें क्या है, लिक्विडिटी बहुत कम है। और लिक्विडिटी कम होने का मतलब इसलिए भी है कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है वो बहुत बेकार है। जब से रेगुलेशंस हुई है, इंडियन एक्सचेंजेस की अपनी लिक्विडिटी 90% से वो क्या क्या है बताना चाहोगे आप? लिक्विडिटीज नहीं, वो रेगुलेशन के डाले हैं उन्होंने? देखो, आपका सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेशन हो जाता है 30% का टैक्स, 1% का TDS। चलो यार, पता है दिक्कत क्या आती है, हमें टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये अगर आप टैक्स ले रहे हो तो आप कुछ इंफ्रा तो प्रोवाइड करो। अभी तक कोई लॉज नहीं है, टैक्स 2 साल से एप्लीकेबल है, कोई लॉज नहीं है अभी तक, कोई एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडस्ट्री में जो बेनिफिट कर रहा है। इवन जो बिजनेसेस हैं इंडिया में और जो यूजर्स हैं, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। अगर किसी के साथ स्कैम होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर बोलूँगा या कोई यूज़र जो आ रहे हैं उसका फ़र्क पड़ा है? हाँ, डिमोटिवेट हो रहा है बेसिकली। तो मतलब टैक्स लगाने से यही तो उनका पर्पस भी, हमें तो यही लगता है कि भाई गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाया तो ताकि लोग छोड़ के जाए वो मार्केट को बेसिकली। क्योंकि अगर हम उसमें भी बात करें, किसी और गुड्स की बात करें, हाँ, अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे टैक्स लगा रही है, वो इसलिए लगा रही है जैसे जैसे टेस्ला को नहीं लॉटरी हो गई, उसको भी लोग टेस्ला को भी नहीं आने दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरर्स है कार जो इंडिया के यहाँ पड़े, वो अपनी इलेक्ट्रिक कार बेच सके। क्योंकि अगर टेस्ला तो बहुत पहले से इलेक्ट्रिक कार बना ही रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर लॉज लेके आए हैं तो किसी वजह से लेके आए होंगे ताकि क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट ना करें। देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि टैक्स लगाने की वजह से यूजर्स कम होने चाहिए थे, बट यूजर्स बढ़े हैं, बिजनेसेस कम हुए इंडिया में। अच्छा। एंड उसका रीजन ये है कि बहुत सारे Web3 में जितने भी बिजनेसेस हैं वो इंडिया में रह के ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे। Web3 अभी भी आपने हल्का सा वो बताया नहीं। Web3 का हमने कॉन्सेप्ट शायद चेंज कर दिया। तो Web3 इज लाइक कि स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन से, बिटकॉइन के बाद और करेंसीज आई, जितनी भी करेंसीज थी ना, जो सबसे पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रही थी कि आपकी वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए एंड इंस्टेंट सेटलमेंट होना चाहिए। ये फिर उसके बाद हम DeFi की तरफ बढ़े, जो मैंने बताया था कि जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं वो अब हम सेम डिसेंट्रलाइज तरीके में कर सकते हैं बिना किसी बैंक के बीच में। कि अगर सामने वाली यूजर 4% पे पैसा ले रहा है तो मुझे भी 4% मिलना चाहिए, बीच में मैं किसी को कट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो इस तरीके से DeFi की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद और बिजनेसेस आने लग गए। और बिजनेसेस कैसे, आज की डेट में HPCL की मैं बात करूँ, ऑयल चलता है HPCL का इंडिया में, बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ चुकी है। अच्छा, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज, इवन मारुति गुड़गांव में इतना बड़ा उसका है, गुड़गांव में इतने लोग, मतलब लाखों एम्प्लॉय शायद मारुति तो मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो ये बिल्कुल बना पड़ा है, इसको Web3 बोलते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, ओके। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रहा था। जितने भी बिजनेसेस जो है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं एंड पे, या फिर क्रिप्टो को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में, तो Web3 का पार्ट है। और सिर्फ यही नहीं, Web3 एक तरीके से इंटरनेट का थर्ड वर्जन भी है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो इट वाज मोर लाइकली कि अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ इंटरनेट पे तो वो लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं। इट वाज लाइक अ स्टैटिक वेब। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने शायद वो चीज देखी होगी, बट अगर मैं हमारी बात करूँ, हमने Web 2 देखा है। Web 2.0 है ना? हाँ, Web 2.0 मतलब जैसे हम पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, हम कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, हम कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हैं, हम शेयर भी कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, जो Web 1 में नहीं था। अब Web 3 जो है,
दैट वाज कि अगर हम वेब 2 की बात करें तो हमारा कोई भी डेटा है, हम सारी चीजें कर रहे हैं बट हमारा डेटा कुछ की कंपनीज के हाथों में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन 3 कंपनीज के पास भी इतना डेटा है कि अगर वो डेटा अपना पब्लिक कर दें, उनका 1% सर्वर हैक हो जाए तो पता नहीं कितने करोड़ों यूजर्स की इतनी प्राइवेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये शेयर बात हो भी हुई सकती थी ना थ्रू AWS की, जब AWS में उसमें आए थे, क्या कहते हैं वो सॉफ्टवेयर इसी का काम कर रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड बेस्ड कंपनी, क्लाउड बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे वो, AWS का ही बता रहे थे कि वो अमेजोन का जो है पड़ा कि उस पर वही दिक्कत है कि एकदम से कि क्रैश होने का बहुत वो होता है, उसका बता रहे थे वो। तो सेम मतलब वेब 2 में सबसे बड़ी दिक्कत जो है, हम सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं बट अगर हम अपने डेटा की सिक्योरिटी की बात करें, हमारे पास सिर्फ उस ऐप का पासवर्ड है, लेकिन एक्चुअल में भी अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, मैं फेसबुक की बात करूं, इवन व्हाट्सएप की भी मैं बात करूं, मार्क जुकरबर्ग के पास सब कुछ है। मतलब आप कोई भी चीज शेयर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सिर्फ उस पर्सन के पास जा रही है बट उनके सर्वर्स में हर चीज है जो उसके एम्प्लॉइज एक्सेस कर सकते हैं, और ये हमें रियलाइज नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं अभी भी किसी मतलब बात भी कर लूँ ना, या मेरे को हेडफोन चाहिए, मैं अगले पर हेडफोन वी आर बीइंग वॉच्ड, एंड ये वेब 2 में हो रहा है, हमारा ही डेटा हार्वेस्ट करा जा रहा है। कैमरा मेरे ख्याल से ऑन होगा इसका, हाँ हो सकता है, मोस्ट लाइकली, एंड जो भी हम बातें कर रहे हैं वो ये डिवाइस आपका कैप्चर कर रहा है। अच्छी वॉइस कर ले, कम से कम तो ऐसे रिकॉर्ड कर ले, माइक लेके पड़े भाई वो नहीं हो पाएगा और ये जो आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, ये डेटा आगे बेचा जाता है, हाँ ठीक है, और कंपनीज उस पे प्रॉफिट कमा रही है। मतलब हम जो चीज कर रहे हैं ऑनलाइन, अपना टाइम इन्वेस्ट करके, टाइम इज मनी, अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके किसी भी सोशल तभी मीडिया तो सरकार ने चाइनीज ऐप बैन करी थी, मतलब वो ताकि डाटा न जाए हमारा। तो चाइनीज कंपनी आपका जो टिकटॉक एंड 51 कंपनीज बैन करी थी आई गेस कोरोना के टाइम पे, अभी भी करी है उन्होंने रिसेंटली, अभी तक बैन हटा और भी करी है मेरे ख्याल से, उसके बाद टोटल 100 कुछ पार हो चुका है। हमारा डेटा जो था वो कलेक्ट होके चाइना में बेचा जा रहा था, और चाइना खुद ये जो एप्स है वो यूज नहीं करती, उनकी अपनी एप्स है, मतलब क्या कहते हैं हर चीज का उनका डुप्लीकेट पड़ा है उनकी अपनी एप्स है, एग्जैक्टली वो बाहर का डेटा फेच करता है। और आई गेस मुकेश अंबानी ने कहा था कि जो आपका डेटा है दैट इज द डिजिटल गोल्ड आज की डेट में, कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं आपका डेटा निकालने के लिए। तो मैं अगर इसमें बात करना चाहूँ, जैसे अब ChatGPT अमेरिका का हो गया, इसका डीपसीक आया है मेरे ख्याल से चाइना में ना, तो इंडिया इसमें क्यों इतना पीछे है कि हमें अपना डेटा बार बार बैन लगाने की जरूरत पड़ रही है लोगों को, मतलब वर्ल्ड को बैन लगाना पड़ रहा है कि ये ऐप नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, क्रिप्टो नहीं आ सकता, ये वो क्यों ऐसा हो रहा है? देखो क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन की आई थिंक कमी नहीं है, एक क्लास तो पूरा एजुकेटेड है ना, बेशक काफी बहुत एजुकेटेड है भाई। चैट जीपीटी की बात करो, चैट जीपीटी में मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स आपके इंडियंस हैं, डीप सीक में नहीं है बट चैट जीपीटी में है। अब टेस्ला की बात करो, नेपाली हो सकते हैं वहाँ पे, सॉरी सॉरी भाई, ठीक है। अगर हम टेस्ला की बात करें, टेस्ला में आप टॉप कंपनीज उठा लो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पास एजुकेशन की कमी नहीं है, हमारे पास जो सबसे बड़ी कंपनी है एक प्रॉपर इंफ्रा की है, और मुझे लगता है जो हमारा करंट टैक्सेशन सिस्टम है वो इस चीज को बहुत डिग्रेड कर रहा है। लाइक अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेब 3 इंडस्ट्री की बात करूं, वेब 3 इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स ला सकती है इंडिया में, एंड वेब 3 इंडस्ट्री में एज ऑफ नाउ 60% ऑफ द डेवलपर्स इंडियंस हैं, और आउट ऑफ जितने भी वो हैं मेजॉरिटी ऑफ देम 2 प्रेफर्ड लोकेशंस में गए इंडिया से, तो दुबई या सिंगापुर, क्योंकि दुबई एंड सिंगापुर में वेब 3 को लेकर, क्रिप्टो को लेकर बहुत सिंपल लॉज है, सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बिजनेसेस को कैसे प्रोटेक्ट करें, यूजर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। लेकिन इंडिया में 2016-17 से यही चल रहा है कि यार हम क्रिप्टो बैन करें या ना करें, ओके उनका बस यही चल रहा है। क्योंकि अगर मैं इससे पूछना चाहूँ, क्योंकि बताऊँ क्रिप्टो का यूज़ भी हो रहा है इन सम एंटी इंडियन एक्टिविटीज़, मैंने पढ़ा था ये कि उनमें यूज़ हो रहा है, डार्क वेब टाइप हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं इसको और एनहांस करता हूँ, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आई गेस ये चीज बोली थी कि टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में बात होती है। अब जब मैं बात करूँ ना ब्लॉकचेन की, और ये बहुत लोग होते हैं सर, ये एक्चुअल पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, कि जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हर चीज आपकी ब्लॉकचेन पे ट्रैक होती है। अगर कोई चीज टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज भी करी गई है, एज द मिनट आई विड्रू कैश फ्रॉम द ATM, ठीक है, उस कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कैश कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आप उस कैश को ट्रैक नहीं कर सकते। बट अगर मैं एक बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, मैंने यहाँ तनुप्रीत को करे, तनुप्रीत ने आपको करे, बेशक से मैंने उसको 1 करा, उसने 0.1 करा, आपने कहीं आगे भेजा, वो पूरी चेन ट्रैक हो सकती है। अच्छा, एंड सबसे ज्यादा फंड रिकवरी आज की डेट में किसी एसेट में हुई है तो दैट इज आपका बिटकॉइन।
ओके क्योंकि आप ना गोल्ड को ट्रैक कर सकते हो फिजिकल फॉर्म में, ना आप कैश को ट्रैक कर सकते हो। कोई भी चीज आपकी फिजिकल फॉर्म में आ गई तो वो ट्रैक नहीं हो सकती, बट एक चीज जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ गई वो एंड तक ट्रैक हो सकती इजीली तो ट्रैकेबल है। डिजिटल मनी अगर हम यूपीआई की बात करें वो भी ट्रैक हो सकता है वो भी ना ट्रैक हो वो? सकती है। डिजिटली जो भी चीज है वो ट्रैक हो सकती है, बट कैश हो गया या फिर हो गया वो ट्रैक नहीं हो एक्चुअली वो सकता तो ना। बिटकॉइन का अभी तक मुझे जो क्रिप्टो का जो भी समझ आ रहा है, मैं तो एक तो क्रिप्टो को बिटकॉइन ही बोल देता हूँ मैं। तो मेरे को ये समझ आ रहा है क्रिप्टो पे बाहर लोग पैसे बना पा रहे हैं और यूपीआई सेम तो नहीं बोलूँगा लेकिन लगभग वैसी आपको फैसिलिटी देता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आप अपना मनी, बट आप यूपीआई के थ्रू कुछ कमा नहीं पा रहे। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंसान की वो सिर्फ ट्रांसफ़र ही करवा पा रहा है ना अपना पैसा, पर क्रिप्टो में तो आप कमा पा रहे हो। दोनों पर्सपेक्टिव है। बिटकॉइन की शुरुआत इसलिए हुई थी कि हमें एक P2P वर्ल्ड बनाना है, इंस्टेंट ट्रांसफर कर रहे हो दुनिया के किसी भी कोने में विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी बैंक, ठीक है। तो इसलिए बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब ऑफ कोर्स अगर कोई एसेट है तो उसका प्राइस ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। आज की डेट में भी अगर मैं स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ तो स्टॉक की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, गोल्ड बॉन्ड्स की भी होती रहती है, और स्टॉक्स भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट मैं स्टॉक्स भी एक जने से दूसरे जने पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। बिटकॉइन का बस ये है कि उसकी प्राइस वैल्यू भी फ्लक्चुएट कर रही है और इंस्टेंट सेटलमेंट भी हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोग शायद नहीं समझ पाते। अगर मैं यूपीआई की बात करूँ तो यूपीआई टेक्नोलॉजी, राइट, एंड बिटकॉइन को आज की डेट में लोग डिजिटल गोल्ड की तरह देख रहे हैं। तभी बहुत सारी कंट्रीज उसे अपना एक रिजर्व बना रही है। यूएस बना रहा है, भूटान बना रहा है, एल साल्वाडोर बना रहा है, बहुत सारे कंट्रीज अपना एक रिजर्व बना के चल रही है वहाँ पे। ओके, एंड वही मैं अगर इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे यूपीआई से आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी, वो तो एक तरह का मतलब सरकार का ही बोल लो, एक तरह का एसेट बोल लो, सरकार का कुछ बोल लो। लेकिन सरकार चाहती है कि क्रिप्टो अगर यहाँ पे आ गया तो लोग क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर वो नहीं चाहती क्रिप्टो को मतलब यहाँ पे यूपीआई ख़त्म हो, क्योंकि यूपीआई बहुत बड़ा एसेट है सरकार के लिए, आई गेस मुझे जो लगता है। मुझे नहीं लगता कि अगर क्रिप्टो को इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन भी कर देती है तो कहीं ना कहीं यूपीआई से लोग हटेंगे, क्योंकि यूपीआई से इजीएस्ट टेक्नोलॉजी मैंने आज तक नहीं देखी। इवन अगर मैं क्रिप्टो की में बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो इज स्टिल इन वेरी अर्ली स्टेजेस, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि जो फैसिलिटी आज की डेट में आपको यूपीआई प्रोवाइड कर रहा है वो आपको कभी क्रिप्टो प्रोवाइड कर पाएगा। अगले शायद 4-5 सालों तक तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद शायद कर भी पाए, बट अगले 4-5 सालों तक मुझे नहीं लगता कोई स्कोप है। एंड सेकंड बिगेस्ट थिंग, आपकी हर चीज इंडियन रुपी में चल रही है, लोगों को आदत पड़ी हुई है। तो कोई बंदा शायद इंडियन रुपी से बिटकॉइन पे नहीं स्विच करेगा, पहले डॉलर में करना पड़ेगा उसको। नहीं, आप इंडियन रुपी से भी डायरेक्टली बिटकॉइन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपने स्टार्टिंग में कहा था ना यूएसडीटी में करना, ट्रेडिंग करनी है तो यूएसडीटी में, क्योंकि आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है। ये इंडियन रुपी में कोई ट्रेडर्स नहीं है ज्यादा, और जब आप बाय इंडियन में कर सकते हो, मतलब हाँ बाय आप कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा अभी यहाँ पे इंडिया में ऐसा बैठा है कि आप शायद दूध बिटकॉइन के बदले ले लो, राइट। वो इंडियन रुपी में ही चलेगा, और आज की डेट में सबको आदत पड़ गया है यार, आप दुकान पे जाते हो उसका क्यूआर कोड स्कैन करते हो जाता है। अभी क्रिप्टो में नहीं हो सकता। तो भाई मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ना क्रिप्टो और अपना स्टॉक्स दोनों में से किस में ज़्यादा पैसा है? देखो, अगर जल्दी पैसा बनाना है तो क्रिप्टो में। अच्छा, दोनों में फर्क है। देखो, आपका स्टॉक्स जो है बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। स्टॉक्स आई गेस 1800s में ही आ चुके थे, 1800s तक आपके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे थे। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, बाहर होने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब स्टॉक्स क्या है, आपकी जो मेजोरिटी ऑफ दी स्टॉक्स है ना, जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स जिनको कहते हैं, तो उनका मार्केट वैल्यू ऑलरेडी बहुत ऊंचा है। कोई एग्जांपल देना चाहोगे? रिलायंस ले लो आप, ठीक है। रिलायंस वगैरह का अगर आप एग्जांपल भी लेकर चल रहे हो, उनकी मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपको इतने फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलते। और मैंने देखा है कि स्टॉक ट्रेडर्स को अगर एक दिन में 1% का भी मूव मिल जाता है ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक ट्रेडर्स ने लाइक अगर 1% बना लिए 1 करोड़ के कैपिटल पे, तो 1 लाख रुपए उनका एक दिन का बन गया। बट जब हम क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कभी कभार तो आपकी एक कैंडल ही 3-4% की बन जाती है, और दिन में आपको 10-15% का मूव मिल जाता है। ऐसा एक मीम भी है कि स्टॉक्स वाले 1% कमा लेते तो भाई वाओ खुशी से झूम रहे होते, और क्रिप्टो वाले कमा रहे होते तो ठीक है, इट्स जस्ट नॉर्मल। लाइक अगर पैसा आपका डबल भी हो रहा है ना, तो वो एक वो नहीं होता है कि एक्साइटमेंट हो रही है यार मेरा पैसा डबल हो गया। बट स्टॉक में लोगों को होता है यार मेरा पैसा डबल हो गया या मेरा पैसा 50% बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है वो। इतनी हैरानी वाली बात तो जैसे आप बता रहे हो कि ना उस पर 10-15% लोग कमा लेते हैं क्रिप्टो पे इजीली, तो जैसे ये बता रहे रिलायंस पे डिपेंड करते हैं मोस्टली ब्लू चिप, वो है कि अगर उसका बढ़ता है तो आसपास के उसके अगर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में बात कर लूँ तो उसका बाकियों का भी बढ़ ही जाता है मार्केट में। वैसे बिटकॉइन में मतलब सॉरी क्रिप्टो में बिटकॉइन पे डिपेंड करता है।
हाँ काइंड ऑफ कि Trading में क्योंकि वही जैसे आर्यन ने पहले भी बताया था, क्योंकि बिटकॉइन में ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड है, तो बिटकॉइन का अगर प्राइस फ्लक्चुएट करता है, ऊपर जाता है, तो बाकी पूरी मार्केट भी ऊपर जाती है साथ में। सिमिलरली अगर नीचे जाती है तो मार्केट पे भी इफेक्ट आता है, इफेक्ट पड़ता। तो मैं ये पूछूँ अगर आपसे कि अगर हमें स्टॉक्स में तो हमें देखना पड़ता है यार ये कंपनी का क्या लॉस चल रहा है, क्या अभी चल रहा है, तो अगर हम ट्रेडिंग और क्रिप्टो में बात करें तो हम बिटकॉइन पे नज़र डालनी पड़ेगी, उसके क्या कहते हैं कनेक्टेड में जो बाकी टोकन्स या कॉइन्स है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी हमें सब पे। जैसे जिस टोकन में आपको या कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है, पहले तो उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। और रिसर्च कहाँ से करूँ मैं अगर मैं कॉइन नहीं तो? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आप और अभी आप कह रहे थे ना इन्फ्लुएंसर पे भरोसा नहीं कर सकते आप। हाँ इन्फ्लुएंसर्स पे भरोसा आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं कहूँगा मेजोरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स सपने दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, लाइक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना टैग लगा के चलते हैं, वी आर एनालिस्ट, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, हमने 100x कर लिया अपने कैपिटल। मुझे लगता है 99% ऑफ देम आर जस्ट शिलर्स एंड वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं ऑडियंस गेन करने के लिए। क्योंकि इन रियलिटी अगर आप मुझे बता रहे हो आप इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, यार मैंने हेज फंड के साथ काम करा है, मुझे पता है एक रियलिस्टिक रिटर्न कितना होता है। और जितना रिटर्न आप बताऊँ इन्फ्लुएंसर की बात करो, मेरे को एक ही बंदे की शक्ल आ रही है दिमाग में, अभिषेक का पता नहीं क्या नाम है उसका, गंजा सा एक बंदा जो बहुत कॉन्फिडेंस से अंबानी की मार लेता है ऐसे जैसे पता उन्हीं के घर पे रहता हो। देखा होगा आपने, मीम देखे होंगे उस बंदे के, पॉडकास्ट में आता है भाई। अच्छा हाँ, अभिषेक करके है पड़ा, शायद से जिसकी दाढ़ी भी है। हाँ वो भाई वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है ना कि ना भाई ऐसा कर लो। मेरे ख्याल से वो ट्रेडिंग गया था और बंदा वो, और उससे बड़ा फेंकू नहीं देखा मैंने जिंदगी में। और एक ये भी होता है कि जैसे ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो 10 कॉइन का बता देते हैं कि भाई ये इतने टाइम में ये हो जाएगा, उसमें से एक भी कॉइन हो जाता ना, वो तो तुक्के वाली बात होती है कि क्या पता कोई एक उठ जाए, फिर उसके बाद बड़ी ऐडते हैं कि भाई हमारा एक कॉइन ऊपर चला गया है ऐसे टाइप। अच्छा यार ये तो किसी का नाम लेना चाहोगे वैसे? यार बता दो यार, क्योंकि हम थोड़ा खुद भी इशारा दे दो। देखो हम खुद भी इस इंडस्ट्री में तो अच्छा नहीं लगे, बट यू आर नॉट डूइंग दैट ना, आप हम नहीं कर रहे, स्कैम नहीं दे रहे ना, आप किसी को स्कैम कर हमारा मेन है लाइक हम यहाँ पे कॉइन प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉइन्स पे वीडियो मैं भी नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी कॉइन को प्रमोट कर रहा हूँ तो वेल रिसर्च। बट आपने एक बात बताई थी, इन्होंने बताई थी एक्चुअली कि ना आप जब कह रहे थे आपका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो गया, किस वजह से हुआ वो? इसी वजह से उन्होंने ये बोला था कि हमारा कंटेंट बहुत हार्मफुल है या डेंजरस है लोगों के लिए। कॉइन फेंक के मारते हो आप लोग? पता नहीं तो कैसे मतलब? शायद से तो उनको यही लग रहा है हम यही करते हैं, बट पता नहीं यार क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं पता, मतलब यूट्यूब ने अगर कुछ बैन करा है। मेरी फटी पड़ी थी आज पॉडकास्ट करने से पहले, आप कह रहे थे आप नर्वस हो, मेरी फटी पड़ी थी भाई कि आज हम कोई ऐसी बात कर ले और बताओ नीचे मेरे को मैसेज आया डीमोनेटाइजेशन और मैं मोनेटाइज भी नहीं है भाई। मैंने कहा भाई 4 रुपए तो भेजो पहले तो भाई। बट हाँ वापस मैं उस बात पे आऊँ कि लोग जैसे इन्फ्लुएंसर है पड़े, इतने कौन आर्टिस्ट है पड़े आज के टाइम में कि ये तो आप क्रिप्टो की बात कर रहे हो, मैं जिम फिटनेस में इतना हूँ पड़ा, तो उसमें जो ट्रेनर्स होते हैं ऑनलाइन ट्रेनर्स होते हैं, मेरा कोर्स ले रहा है एक्चुअली, कोर्स बेच देते हैं। हाँ। वैसे आपके उसमें भी इन्फ्लुएंसर है पड़े जो अपने कोर्स बेच रहे हैं ऐसे करके? काफी है, बहुत है। तो क्या वो बताते ताकि लोग बच पाए उनसे, क्या उनके की पॉइंट्स होते हैं? मतलब ये तो बता ही सकते हो, नाम नहीं ले सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक मैं कहूँगा शायद लेस देन 1% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जो अपने कोर्स बेच रहे हैं ना, वो एक्चुअल में लेजिट कंटेंट आपको बता रहे हैं। ओके क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस गेन करने के लिए, सिर्फ पाई कॉइन की मैं बात कर लूँ, आजकल हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर जो है पाई कॉइन पे बना रहा है। वो है क्या ऐसे? स्कैम है वो भी। ठीक है, मैं ट्रेजर एनएफटी की बात कर रहा हूँ, लोग उस पे बना रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे ना, फिर माँ बाप क्यों ना डरे भाई ऐसे अगर सारे स्कैम निकले? एक्चुअल में अगर मैं इंडिया में बात भी कर रहा हूँ ना, तो वन ऑफ द मेन रीजन कि गवर्नमेंट भी इस चीज को इस तरीके से कर रही है, क्योंकि यार आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप पे लाखों लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लाखों नहीं तो हजारों कर रहे हैं, जिसने आपको एक पोजीशन तक पहुंचाया है। और इन रियलिटी अगर आप उन्हीं के साथ स्कैम कर रहे हो तो आप उनका तो भरोसा चीट कर ही रहे हो। साथ ही साथ जब उन लाखों लोगों का स्कैम होता है और वो कंप्लेंट आगे कोर्ट में करेंगे, गवर्नमेंट को करेंगे, यार तो गवर्नमेंट को भी तो दिखेगा ना कि भाई इंडस्ट्री स्कैम कर रही है। इस बारे में उसका देखा था मैं, लोगन पॉल का देखा था, उसका खुद का भी क्रिप्टो का कुछ था, नाम याद नहीं आ रहा यार मुझे, उस करेंसी का नाम याद नहीं आ रहा, बट उसका भी खुद था, उसने लोगों को स्कैम करा था उसको, और बहुत काफी बड़े-बड़े जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने याद करो, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने स्कैम किया अभी लेटेस्ट, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। ये बात तो पहले करनी चाहिए थी, क्या कर रहे थे अभी ऐसे 40 मिनट क्या था हमने। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने अपना कॉइन लॉन्च करा, ठीक है, लड़कियां भी काटती, प्रेसिडेंट भी काटते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट भी काटता है, और उसने कुछ घंटों बाद ही रग पुल करके, मतलब कैसे क्या करा था उसने? मतलब
उसने बेसिकली अपना ट्विटर हैंडल पे रिलीज कर दिया कि हाँ। ये अर्जेंटीना का हमने कॉइन लॉन्च करा है, हाँ, ये हाँ। हमारे कॉइन का विजन है। उसने बहुत फैंसी चीजें डाल दी, और जो इंडस्ट्री में नया आता है उसको तो लगता है ओ यार अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने कॉइन निकाला है, ये सारी चीजें प्रॉमिस कर रहा है, डाल दो पैसा। डाल दिया। मुश्किल से 12 या 14 घंटे बाद जो कॉइन की मार्केट वैल्यू थी वहां से उसने विड्रॉ करा, कुछ शायद 44 बिलियन या 14 बिलियन, मुझे अब कंफ्यूजन हो रही है, तो 14 बिलियन का स्कैम हुआ है, 44 बिलियन डॉलर का स्कैम। अच्छा, इतना बड़ा स्कैम, और वो भी एक दिन के अंदर अंदर। यार जैसे अब मैंने कोई क्रिप्टो स्टार्ट करा, आता नहीं है, औकात से बाहर है लेकिन फिर भी अगर मैंने स्टार्ट करा कोई क्रिप्टो और मैं खुद का पैसा डाल देता हूँ उसमें 1 मिलियन डाल देता हूँ, इतना है नहीं, फिर भी मैंने डाल दिया, मान लो ठीक है, और मैंने लोगों को बोला कि यार बाकी 1 लाख लोगों को पकड़ के बोल दिया है तुम भी कुछ पैसा डाल दो इसमें, मेरे 1 मिलियन डॉलर थे उनके भी मिला के 2 मिलियन हो जाते हैं। अब मेरे जो वैल्यू है वो बढ़ गई है या उन्होंने ज़्यादा डाल दिया, तो और मैं विड्रॉल कर लेता हूँ उसमें से, तो कैसे क्या लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है उसमें, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो क्वेश्चन। फिर तो लोगों का लॉस हाँ, कैसे मतलब, क्योंकि अगर मैंने किसी भी कॉइन की आप कह रहे हो वैल्यू अगर 1 रुपये भी है पड़ी, अब मान लो 10 लोग खरीद ले, 10 रुपये हो जाती है उसकी वैल्यू, और मैं हट जाता हूँ वहाँ से, तो मेरे को तो कुछ पैसा उस पर अब ही मिलेगा ना। देखो होता क्या है, अगर मार्केट से एग्जिट चाहिए तो कोई बायर तैयार होना चाहिए उस प्राइस पे खरीदने के लिए। अच्छा, ठीक है, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में लॉस होता ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसी, मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन $1,09,000 पे गया था, तो मतलब $1,09,000 पे किसी बंदे ने खरीदा था, इसलिए वो गया था। ऐसे नहीं छोड़ सकते आप कि ये मैं तो बेच के नहीं कर रहा हूँ बस। नहीं। अच्छा, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो प्राइस उसका कोई भी। स्टॉक्स में होता है ना ऐसे कि आप अपना बेच सकते हो उसी वक्त में, नहीं होता, वो भी किसी को बेचना ही पड़ता है आपको स्टॉक्स में भी। जब तक कोई खरीदने वाला नहीं है तो आप बेचोगे किसको? ठीक है, अगर आज बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है 82,000 पे, लेकिन कोई उसका बायर ही नहीं है 82,000 पे, तो उसका जो नेक्स्ट बायर होगा वहां तक प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि बायर्स नहीं है, बायर्स तो बहुत बैठे हैं, आपको 1-1 सेंट पे बिटकॉइन के बायर्स मिल जाएंगे, बट कुछ छोटे कॉइन्स होते हैं जिनका मार्केट कैप में कहूँगा शायद 10 लाख भी नहीं है, 10 लाख रुपीज में। तो 10 लाख अगर रुपीज में भी उनका मार्केट कैप नहीं है, तो आपको दिखेगा कि भाई एक बायर तो बैठा हुआ है 100 रुपए पे, दूसरा बायर बैठा हुआ है 80 रुपए पे, 20 रुपए का गैप है, 20 रुपए का गैप 20% का गैप है, तो बहुत बड़ा गैप होता है ऐसे। ओके, तो अगर पैसे कमाने की हम बात कर रहे हैं तो खाली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग है कि और भी ऑप्शन है बिटकॉइन में, मतलब क्रिप्टो में वापस बिटकॉइन आ जाता है यार नहीं बिटकॉइन आता है, एलोन मस्क की शक्ल आती है और कुछ पैसे आते हैं उसके पीछे जो उसके बैंक में है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को छोड़ के। वो है गेमिंग से कमा सकते हो, माइनिंग से कमा सकते हो, एयर ड्रॉप्स भी होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जैसे कंपनीज होती है, मतलब या प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड होते हैं, तब वो कंपनीज ना यूजर्स को लाने के लिए एयर ड्रॉप्स देते हैं लोगों को, ताकि वो ऑनबोर्ड हो सके। तो एयर ड्रॉप्स भी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं। ओके, मैंने एयर ड्रॉप के बारे में तो थोड़ा सुना है, पता है वो भी नहीं है मेरे को। airdrop सुना है? नहीं, मैं इसमें क्रिप्टो पहले सुना था तो मेरे को यही लगा था कि एप्पल का कोई सिस्टम तो नहीं है मैं इसमें। बता दूं, जैसे तनप्रीत ने भी ये चीज बोली, इसको थोड़ा सा मैं मतलब इससे इन्होंने 3 बातें बताई, जैसे माइनिंग, गेमिंग और एयर ड्रॉप। और भी तरीके हैं वैसे। पहले माइनिंग पे आ जाते हैं। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग होता है कि जो मैंने बिटकॉइन का, जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बात करी थी, जो नोड्स होती हैं, राइट, जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड कर रही है, तो ये जो प्रोसेस होता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में माइनिंग के थ्रू होता है। कैसे मतलब? अब जो ब्लॉकचेन चलती हुई आ रही है, इस ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक अटैच करना है अगले टाइम स्टैम्प पे, 12:10 का टाइम स्टैम्प अटैच करना है। तो ये अटैच करने का ऐसा नहीं होता कि जोड़ दिया, लेगो ब्लॉक्स नहीं है। अटैच करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, एंड जो भी बंदा पहले करता है उसको चांस मिलता है कि वो ब्लॉक अटैच कर सके। ठीक और है। जब वो ब्लॉक अटैच होता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में, और जिसने करा है उसको एज ऑफ नाउ 3.125 बिटकॉइन मिलते हैं, 3.25 बिटकॉइन मिलते हैं। ओके, मतलब उसकी एक फिक्स रकम है क्या कुछ ऊपर? अच्छा, मतलब एक तरह का कंपटीशन ही होगा, जो पहले करके जो देगा। पहले करेगा, एग्जैक्टली। अच्छा, वो माइनिंग होगी। वो माइनिंग। तो इंडिया से कोई लोग निकले जिन्होंने बहुत निकलते रहते हैं मतलब? हाँ, मतलब माइनिंग, आपने एक अपना मशीन ले लिया, राइट, अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, आप कोने में एक मशीन लगा सकते हो, वो भी आपके लिए बिटकॉइन माइनिंग पीसी ना, मतलब कंप्यूटर की बात कर रहे हो ना, कि अलग से कोई मशीन होती है उसकी? अलग अलग क्रिप्टोज के लिए अलग अलग तरीके की मशीन आती है। लाइक जब बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट हुई थी तो नॉर्मल कंप्यूटर से ही स्टार्ट हुई थी, फिर इतना ज्यादा उसकी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ गई, इतना कंपटीशन बढ़ गया कि कंप्यूटर चिप्स की बजाय प्रॉपर मशीन ही आने लगी, जिसका काम ही यही है कि वो बिटकॉइन की मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ओके, तो वो अब आज की डेट में बिटकॉइन के लिए वो मशीन यूज होती है, बट बहुत अलग अलग करेंसीज भी हैं जो कंप्यूटर के थ्रू भी माइन हो सकती हैं। सीपीयू माइनिंग, जीपीयू माइनिंग, एसिक माइनर्स भी बहुत आते हैं। ओके, अलग अलग तरीके। ओके। और दूसरा गेमिंग क्या, मतलब पबजी खेलते हैं? काइंड ऑफ। अब मैं बताता हूँ, लाइक अगर हम करंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री की, बथेरे गेमर्स हैं। अगर मैं
ई स्पोर्ट्स की आप बात कर लो, आईपीएल की मैं बात करता हूँ, आईपीएल में कितने करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, आप सोच भी नहीं हाँ सकते। बहुत ज़्यादा। बहुत नहीं मैं सोच सकता हूँ, मेरे को आईपीएल का तो पूछ ही सकते हो आप। ये ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं। ना टीम में एक भी नहीं बनाता, सट्टा नहीं लगाता मैं, लेकिन हाँ इतने नॉलेज है यार इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। बहुत इन्वेस्ट होता है, रकम नहीं पता होगी लेकिन हाँ पता है कि यार बहुत पैसा इसमें बहुत इन्वेस्ट है। पैसा इन्वेस्ट होता है। अभी आईपीएल चल भी रहा है आपका, तो अब आप ये सोचो ई स्पोर्ट्स जो है या गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो आईपीएल से यार वो हम ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब उसके राइट बिके हैं आईपीएल के तो कितने करोड़ों में बिके हैं भाई। पाकिस्तान देख के रो गया होगा भाई एक बार ही तो कि भाई इतने पैसे मिल जाए। बट वही है कि तो कुछ कमा तो रहे होंगे ना, तभी तो करे। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ अमीर लोग आके स्पॉन्सर करके थोड़ा है, कुछ पीछे से वो भी तो कमा रहे होंगे ना कहीं से कुछ। करोड़ों की स्पॉन्सरशिप्स हैं। हाँ और हर टीम लेकर जा रही है स्पॉन्सर्स। और क्या, अब बॉट के वो पड़े हेडफोन, आप देखो किसी की टीम के हेलमेट पे लिखा है बॉट, आईसीबी भी लिखा है, मतलब मेरे ख्याल से आई गेस। बट कमा रहे वो पैसे, वहाँ से भी आ रहे हैं उनको, हर मतलब 10-20 तरीके मिल जाएंगे वहाँ पे आईपीएल से पैसे कमाने का, जो इन्वेस्टर हो जो भी हो। अब मेन चीज़ ये है, जितना भी आईपीएल में पैसा लगता है ना, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री उससे भी बड़ी है। अभी आप कह रहे हो आपको रकम नहीं पता, ई स्पोर्ट्स इंडिया में अब बढ़ी है पबजी के बाद, बाहर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत लिटरली 4 साल ई स्पोर्ट्स में दिए अपने, 2018-19 से मैंने ई स्पोर्ट्स में दिया अपने। पहले मैं गेमिंग स्ट्रीमिंग यही करता था मैं, तो मेरे को नॉलेज होते थोड़ा बहुत पता चल गया हाँ भाई बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं इसमें से। तो ई स्पोर्ट्स में भी आपके आईपीएल से ज़्यादा पैसा है, क्रिकेट से ज़्यादा पैसा है, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, सारे स्पोर्ट्स आप एक तरफ कर दो और आपकी गेमिंग इंडस्ट्री एक तरफ कर दो। गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है गेमिंग इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करता हूँ, गेमर जैसा आपने बोला 4 साल आपने निकाले, आज की डेट में जो 4 साल आपने इन्वेस्ट करे उसका कोई फाइनेंशियल लेकर गए हो आप कुछ भी? नहीं वो नहीं लेके गया मैं। कोई भी गेम खेली होगी उसमें आपने जितना भी घंटे इन्वेस्ट करे होंगे, अगर मैं उस घंटे को कैलकुलेट करूँ शायद 1 साल हो गया और टोटल या आधा साल भी होगा, मतलब आपने अपनी जिंदगी का आधा या 1 साल कहीं पे इन्वेस्ट करा है, टोटल 4 साल जैसे, तो आप उससे कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लेकर जा पाते। तो ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कैसे चेंज कर रही है कि जो आपके इन गेम एसेट्स होते हैं, आपकी हर गेम की अपनी करेंसी होती है, आपकी हर गेम की अपनी, पबजी की बात करी, स्किन्स होती हैं, वेपन्स होते हैं, आपने 3 साल खेले कुछ ना कुछ आइटम्स। अब मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं बीच में वैलोरेंट खेल रहा था और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सॉफ्टवेयर बोलो, वेबसाइट बोल लो। तब हमें क्या होता था कि अगर वैलोरेंट आप खेल रहे हो, आपके इतने विन्स आ रहे हैं ना, तो आपको एक कॉइन्स मिलेंगे, आप उसके बदले स्किन खरीद सकते हो या कुछ कर सकते हो। मैंने देखा था, तो इसी पे मेरे ख्याल से आप बात करना चाह रहे हो। हाँ देखो, आपने किसी भी गेम में कुछ भी अपनी स्किन्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करे, अब आपने 3 साल खेला, अब आप चौथे साल कह रहे हो यार अब मेरे पास टाइम नहीं, वो 3 साल की मेहनत तो वेस्ट गई। बट क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या है, अगर आपकी गेम ब्लॉकचेन के ऊपर है तो उस गेम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आप उसको बेच सकते हो। चाहे आपकी स्किन्स हैं, चाहे आपके कॉइन्स हैं, हर एक चीज अकाउंट बिकते हैं। अभी आप अकाउंट बेच रहे हो, आपका अकाउंट आपके पास है, आपके अकाउंट की चीजें आप बेच रहे हो, दोनों में फर्क होता है। अभी वेब 2 इंडस्ट्री में जो हम बात करें, करंट गेमर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्लैश ऑफ क्लैंस, मुझे भी पता, जब मैं खेलता था क्लैश ऑफ क्लैंस के अकाउंट्स बिकते थे, मतलब मेरे दोस्तों ने भी वैसे टाउन हॉल 10 तक पहुंचा के मैक्स आउट करके 30 40 हज़ार के बेचे हैं, राइट। वो अकाउंट्स बेचे, आपकी ईमेल और पासवर्ड दोनों जा रहा है, ठीक है। बट होता क्या है वेब 3 इंडस्ट्री में, जब आपकी गेम, इसको एक्चुअली गेम फाई कहते हैं, तो जब आपकी गेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और क्रिप्टो उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो आपकी गेम में जितनी भी चीजें हैं वो आप बेच सकते हो बिना अपना अकाउंट किसी को बेचे। और सेम लाइक अगर आपको अपनी गेमिंग स्टार्ट करनी है, आपके पास पैसा है और आपको लगता है मुझे सीधा प्रीमियम एसेट्स खरीदने, तो आप दूसरे प्लेयर से खरीद सकते हो सकता है जो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे दे रहा हो। तो ये अपने आप में भी एक इकोनॉमी बन चुकी है। तो दे आर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी वो उसको खरीदने के लिए, मतलब ओके। और तीसरा आप कह रहे थे एयर ड्रॉप्स, वो क्या है? मतलब देखो एयर ड्रॉप्स एप्पल वाले को हटा देते हैं। तो एयर ड्रॉप्स अभी क्या होता है कि जितने भी क्रिप्टो पे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको यूजर्स चाहिए होते हैं। कैसे मतलब प्रोजेक्ट? कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले लो, मतलब कोई एक नया गेमिंग प्लेटफॉर्म ही ले लो, अभी हम गेम्स की बात कर रहे हैं, तो एक गेम को यूजर्स तो चाहिए, मल्टीप्लेयर गेम है, पबजी है, तो यार उसको यूजर्स चाहिए। अब शुरुआत में यूजर्स लाने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल वेब 2 इंडस्ट्री की बात करें, ट्रेडिशनल हम कंपनीज की बात करें, वो मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है। मार्केटिंग का उनका 30-40% का बजट होता है अपने टोटल रेवेन्यू का या टोटल फंडिंग का जो भी है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या होता है, वहां पर लोग क्या करते हैं, इंस्टेड कि वो पैसा मार्केटिंग एजेंसीज को दे, वो पैसे यूजर्स को देते हैं। कि आप आओ, हमारा प्रोडक्ट यूज करो, आप करोगे, हमें फीडबैक मिलेगा, हमें पता चलेगा हमारे क्या बग्स आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं। तो एक्चुअल यूजर्स उनका प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको फीडबैक दे रहे होते हैं, और वो अपने बैकएंड पे चेक कर रहे होते हैं कि हमारा सर्वर लोड उठा पा रहा है, क्या बग्स आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, तो वो ठीक कर पाते हैं।
और इन रिटर्न जो वो पैसा मार्केटिंग एजेंसीज को देते हैं वो यूजर्स को दे रहे हैं। ठीक है, और एयर ड्रॉप D2C हो गया मतलब एक तरह का। हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो D2C हो गया। एंड लाइक ऐसे एयर ड्रॉप्स भी आए हैं मार्केट में जिससे यूजर्स ने बैठे बैठे लाखों रुपए भी कमाए। ओके, एंड एक प्रॉपर एक करियर भी बन चुका है इन क्रिप्टो एयर ड्रॉप हंटर का। आप अपने चैनल पे ये सब बताते हो लोगों को कि हाँ, ये लाइक फिनफैम पे वी जनरली पोस्ट अबाउट एयर ड्रॉप्स, कौन कौन से एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं। एंड इवन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत लुक्रेटिव है। लाइक मैंने इतने स्टूडेंट्स से मिला हूँ, आप स्टूडेंट करो कॉलेज में यार आधे सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं एंड आप इंटर्नशिप के लिए पीछे पड़ रहे होगे, आप अपनी इंटर्नशिप से शायद 10 गुना पैसा कमा सकते हो अगर आप सीरियसली एयर ड्रॉप हंटिंग कर रहे हो विद सेम टाइम। और इसमें मतलब आप तो ये बेनिफिट्स बता रहे हो, इसमें मतलब कुछ होता होगा लॉस वॉस इंसान का या कुछ? टाइम सबसे बड़ा कि आप एयर ड्रॉप्स में लॉस नहीं होता, मतलब तो बता दिया आपने, प्रोस बता दिया, कौन बता दो इसके क्या हो सकते हैं? देखो इस बेसिकली कि कंपनीज आपको पैसा दे रही है उनका प्रोडक्ट यूज करने के लिए, वो प्रॉमिस नहीं कर रही कि हम आपको देंगे और उसकी इतनी वैल्यू होगी। तो प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि आप उससे लाखों रुपए कमाओगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप शायद 2 रुपए भी नहीं कमा रहे हो, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ लॉस तो नहीं हो रहा आपको उसके बीच में? देखो आपको लॉस सिर्फ ये हो रहा है कि जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम का लॉस हो रहा होगा, उसके अलावा पैसे का तो नहीं हो रहा, मतलब विन विन सिचुएशन लगा के चलो। दोनों है, एयर ड्रॉप्स फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। फ्री से क्या मतलब, अगर कोई प्रोडक्ट ढंग से मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ है तो वो टेस्ट नेट फेज में होता है। अब टेस्ट नेट का मतलब है उनकी सारी चीजें फंक्शनैलिटी लाइव ही नहीं हुई है, तो सारी चीजें उसमें फ्री है। अब कुछ होता है कि वो लाइव हो चुका होता है और आप जब भी इंटरेक्शन कर रहे होते हो आपको गैस फीस वगैरह भरनी पड़ती है इन क्रिप्टोज। साथ ही साथ हो सकता है उसमें कुछ डिपॉजिट का फंक्शन हो, कुछ विड्रॉल का फंक्शन हो, या आपको कुछ चीजें बाय करनी हो, तो वहां पे आपका पैसा लगता है। तो जो आप पैसा फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप एक तरीके का सॉर्ट ऑफ गैम्बल कर रहे हो उसमें, until and unless that project is backed by very good VCs। तो इसमें अगर आप मतलब अपने चैनल बता रहे लोगों को कि इन एयर ड्रॉप्स को खरीद लो, खरीदते क्या उस पर यूज एक्चुअल टर्म हार्वेस्ट होती है। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी है उस पर कहते हो। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उसको खरीदना, उसको एयर ड्रॉप में आपके पेड भी है कुछ, और वहाँ पे उसको कुछ रिटर्न नहीं आता, तो फिर वो लोग आके आप कुछ बोलते हैं आपको आके? नहीं, देखो मुझे लगता है कि जो भी एयर ड्रॉप हार्वेस्ट कर रहा है उसको ये चीज पहले से ही पता होती है कि एयर ड्रॉप्स आर काइंड ऑफ गैम्बल। एक मैं कहूँगा कैलकुलेटेड गैम्बल होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि एंड में हमारे पास कितना पैसा आने वाला है। मुझे इतना पता है कि अगर मैं 100 एयर ड्रॉप हार्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे करीबन 60% ऑफ द एयर ड्रॉप्स में ही पे आउट मिलेगा। आउट ऑफ 60% लेस देन 10% में मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी सबको पता ही होती है जो भी एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करे। जो नया आता है उसके लिए शायद शुरुआत में बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार मैंने तो इतना टाइम डाला है, मैंने थोड़ा सा पैसा डाला। आपको ये नहीं कि एयर ड्रॉप में आप लाखों लाखों रुपए डाल रहे हो, शायद मैंने 500,000 रुपए डाले यार, लेकिन मेरे को कुछ मिला नहीं। ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना पैसा अभी पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो लोगों को आदत भी हो गई है। कुछ लोगों ने लाइक कुछ सिंपल से टास्क करने की, 10 मिनट के टास्क के भी $10,000 डॉलर्स कमाए हुए। और टास्क भी बहुत सिंपल होता है कि फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, वेबसाइट चेक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं वो तो नहीं है कुछ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हाँ, ये सब बहुत बेसिक टास्क होता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता वो सब पढ़ना। एग्जैक्टली, लाइक एक प्रोजेक्ट है स्टार्कनेट करके। तो स्टार्कनेट का जब एयर ड्रॉप हुआ था तो उन्होंने उन यूजर्स को भी रिवॉर्ड कर रखा था। तो गिटहब पे गिटहब पे उनका जो कोड था, तो उसमें ना 1-2 जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रखी थी। जैसे गुड मॉर्निंग का MU कर दिया MO की जगह। तो जिस बंदे ने MO भी कर दिया उसको, ठीक, उस बंदे तक को भी एयर ड्रॉप मिला। एंड आई गेस उस बंदे को भी इतना एयर ड्रॉप मिला था कि समवेयर ही गॉट अराउंड $7,000-8,000 सिर्फ एक स्पेलिंग करेक्शन के। आप ये सोचो। तो ऐसा नहीं है कि आप एयर ड्रॉप शायद 100 हार्वेस्ट कर रहे हो तो 100 में से मुझे पता है 60% में पे आउट मिलेगा। 60% का भी 10% ही होगा, मतलब 100 में से 6 एयर ड्रॉप्स ही आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट देकर जाते हैं। बाकी ऐसे ही है। और ये भी होता है कि देखो एक कंपनी जब आपको एक अच्छा अमाउंट पे भी कर रही है तो आपको ये भी समझना है कि आपको हर 10 मिनट के नहीं मिल सकते। अर्ली स्टेजेस में लोगों को मिलते थे क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं था। जैसे जैसे लोगों को एयर ड्रॉप्स के बारे में भी पता चलना चाहिए, लाखों यूजर्स आ चुके हैं, पहले हजारों होते थे। तो अब क्या होता है, कुछ टाइम बेस्ड टास्क भी कंपनीज देती है कि हमें पता चल जाए कि भाई ये एक्चुअल यूजर भी है, एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट भी यूज कर रहा है। तो वो क्या करते हैं यार, 100 में पार्ट ले लिया, एक बार करके छोड़ दिया, और फिर एंड में यार कहते हैं हमने 100 एयर ड्रॉप्स में अपने 15 दिन बर्बाद करे, एक में भी एयर ड्रॉप नहीं मिला। अच्छा, तो इट्स बेटर या तो 100 में आप पार्ट मत लो, 10 एयर ड्रॉप्स पकड़ो और उस 10 एयर ड्रॉप्स में एफर्ट्स लगाओ। एग्जैक्टली, जो अच्छे हैं मतलब, और आप उनके बारे में अपने लोगों को बता देते, ऑडियंस को बता देते। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्रिप्टो को आप इंडिया में अगले 5 साल तक कहाँ पे देखते हो? मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई हैं उसकी वजह से वो नीचे जाने वाला है, या क्रिप्टो में पोटेंशियल है इसकी वजह से पॉलिसी के बावजूद भी ऊपर जाएगा? तो आंसर नहीं कर रही है।
अरे कोई नहीं, अकड़ बक्कड़ कर लूँ ऐसे करके। मुझे लगा वो बोल रही इसलिए चुप हो गया था। भाई होना पड़ता है भाई। देखो अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो पॉलिसीज इन 2 words इट सक्स। गवर्नमेंट एक ओपन माइंडेड के साथ इस इंडस्ट्री को नहीं देख रही है। ऑफ कोर्स बैक एंड पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन अगर आप एक फ्रेमवर्क नहीं ला पा रहे हो यार, 2 साल आपको टैक्स लगाते हुए हो गए, 8 साल अब आपको हो गए अपना शुरुआती फर्स्ट बैंक बैन से। उन्होंने 2017 में आई गेस बैंक्स को भी या 2018 में बैंक्स को भी बैन कर दिया था कि आप INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स नहीं ले सकते कि अगर आपको लगता है कोई यूजर इज इंटरेक्टिंग विद क्रिप्टोस। तो वो वाली चीज़ भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसका 1 साल में ही ओवर रूल कर दिया था कि आप बैंक्स को ऐसे बैन नहीं कर सकते जब एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें आप रेगुलेशंस ला सकते हो। तो मतलब आप ये 2019 से आज मैं 2025 में आ गया हूँ, 6 साल इज अ वेरी बिग नंबर कि आप एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकते हो, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना सकते हो। बट इन 6 सालों में हमें इंडस्ट्री में 30% का टैक्स, 1% का TDS देखने को मिला है। एंड इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है, वजीर एक्स इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सचेंज था। बहुत अच्छा पैसा था उस एक्सचेंज। इंडियन था वो कि बाहर इंडियन का था। $230 मिलियन का हैक हुआ। ठीक है, $230 मिलियन यूजर्स ने गवा दिए। एंड एक्सचेंज की लाइबिलिटी है नहीं क्योंकि लॉज नहीं है। और बहुत सारे अभी यूजर्स ने कोर्ट में केस फाइल करा, कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट की परसों ज्यूरिसडिक्शन आई है। परसों कंज्यूमर कोर्ट ने ये बोला कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं इस चीज पे। क्यों? क्योंकि कोई लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब यार उन इन्वेस्टर्स की क्या गलती? आप यार एक्सचेंज से भी GST ले रहे हो उसकी ट्रेडिंग फीस पे, आप कस्टमर से भी 30% का टैक्स ले रहे हो, 1% का TDS ले रहे हो, बट ना एक्सचेंज को कोई बेनिफिट मिल रहा है ना यूजर्स को कोई बेनिफिट मिल रहा है। हैक हो गया है, एक्सचेंज चुप बैठा हुआ है, एक्सचेंज की गलती है, सिक्योरिटी भी नहीं है, एक फ्रेमवर्क भी नहीं है। अगर इंडिया, मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बताया था कि 60% ऑफ द Web3 डेवलपर्स आर एक्चुअली इंडियंस। और अगर मैं बात कर रहा हूँ सारे दुबई, सिंगापुर, ये बाहर ही जा रहे हैं। तो इंडिया में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस आ सकता है, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, मैटिक की मैं बात करूं, मैटिक इंडियंस ने बनाया था। ठीक है, वो आज की डेट में टॉप 10 क्रिप्टोस में से एक है। मतलब जो पैसा इंडिया में आ सकता था वो सारा इंडिया के बाहर गया है। मैटिक की ही वैल्यूएशन इस टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, यूनिकॉर्न है। मतलब वो जो यूनिकॉर्न, जो इंडिया का अपना यूनिकॉर्न हो सकता था, वो बाहर का बन गया क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं करा। तभी जो भी जितने भी बिजनेसेस, प्रोजेक्ट्स वगैरह आ भी रहे इंडिया में, इंडियंस जो बना रहे हैं वो सब बाहर ही बना, मतलब रजिस्टर बाहर कर रहे हैं, दुबई, सिंगापुर या आइलैंड्स वगैरह। और वो सारा पैसा बाहर जा रहा है। अगर हम गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव में भी मुझे पता है टॉप 100 क्रिप्टोज में से मुझे पता है शायद 20% कहीं ना कहीं इंडियंस हैं टॉप लेवल पे। मतलब 20%, बाकी की 80 में भी कहीं ना कहीं इंडियन काम कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, कहीं ना, मैं तो टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ। और उन 20 में से भी बहुत ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऑफिसेज यही गुड़गांव में। कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? दुबई या सिंगापुर। और अगर हम लीगल लूप होल की बात करें तो कंपनी वहां पैसा लेती है, यहाँ अपनी एम्प्लॉइज को सिर्फ सैलरी पे करती है। सिर्फ सैलरी इंडिया में आ रही है, बाकी जितने भी बेनिफिट जो बीइंग अ कंपनी ला सकती थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो पूरी ला सकती थी, वो सब इंडिया में मिलती। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेशंस कोई भी चीज यहाँ पर नहीं आ रही है। बहुत सारे Web3 ब्रांड्स इंटरेस्टेड हैं इंडियन मार्केट के लिए। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऐसे फाउंडर्स के साथ बैठा हूँ, मैं खुद ऐसी कंपनीज के साथ बैठा हूँ जो बाहर की हैं, जिसमें शायद इंडियंस भी नहीं है, फॉरेनर्स हैं। वो इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि यार इंडिया में हम एंटर करें भी या नहीं करें। वो करना चाहते हैं बट ये जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसकी वजह से वो नहीं कर रहे, नहीं है, इस वजह से वो डाउट में ही है, नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब स्कोप बहुत अच्छा है अगर गवर्नमेंट अपना फ्रेमवर्क ठीक कर ले। अगर वो फ्रेमवर्क ठीक नहीं करती तो मुझे शायद हैरानी नहीं होगी कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो Web3 में इंटरेस्टेड हैं, वो सारे बाहर जा रहे हैं। मतलब मुझे कुछ भी हैरानी नहीं होगी कि हम IIT से स्टूडेंट ट्रेन कर रहे हैं, स्टूडेंट को पैसे कमाने की बारी आई तो वो बाहर जा रहे हैं। मैं इसमें अगर कोई ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट किसी मोटिव से कर रही है ये कि कुछ रूल्स नहीं ला रही तो वो नहीं लाएगी उसमें। बट अगर उनको पता नहीं है ना इस बारे में, तो आने वाले 5 साल या उससे पहले आ सकते हैं रूल्स, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बताऊँ, ये टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है। हमारा जो इंडियन फाइटर जेट की अगर मैं बात करूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ 2000 मेरे ख्याल से 16 पता नहीं कि उससे पहले से हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए था। हमारा जो M का एक प्रोजेक्ट है पड़ा, वो कितने 10-20 साल पहले से टिक हो चुका है, अभी तक नहीं बना। वो 2035 में उसकी पहली फ़्लाइट होएगी। चाइना के पास है पड़ा, पाकिस्तान कहीं और से ख़रीद रहा है, आपके पास खुद का अपना है नहीं पड़ा। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, या बोल लो कि
जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज सारे बूढ़े हैं। हाँ, मेन रीजन ये ये तो यही है। मेन रीजन मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर क्रिप्टो के बारे में एक नया आपके जैसे हमारे जैसे यंग लोग हैं वो आके इंटरेस्ट ले सकता है, लेकिन पुराने एम्प्लॉय वो भाई वो उनकी नहीं थिंकिंग लेंगे। ओल्ड स्कूल है ना, मैं इसलिए। क्रिप्टो इवेंट्स में भी जाता हूँ, अगर आप उनके देखोगे LIC लाइफ इंश्योरेंस यहीं तक है जिंदगी, वो क्रिप्टो उनके लिए नहीं है, कसम से मैं कह रहा हूँ। वो अंकल अगर आपको मिल जाएंगे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उनके लिए LIC है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टॉक्स को भी अभी भी डेंजरस मानते हैं भाई कि लूट पुट जाओगे तुम, घर बेच दोगे। देखो ये एज गैप है, और ये भी मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर मैं भी किसी क्रिप्टो इवेंट्स में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे शायद 15-16 साल के भी लोग देखूंगा, लेकिन मैं शायद 40-50 साल के लोग नहीं देखूंगा। हाँ, एंड गवर्नमेंट में वो 40-50 साल वाले, इवन मोर देन दैट मोस्टली। अगर मैं चाहूँ कि अगले 5 साल तक कुछ यंग या सीनियर्स बोलूँ अपने में, वो 60-70 साल की उम्र के बैठे होंगे अभी तक वहाँ पे। वो पेंशन जब तक उनको मिल नहीं जाएगी, वो जाकर 75 की मिलेगी, 65 में रिटायर होते हैं मेरे ख्याल से वो जब तक रिटायर नहीं हो जाएगा, पेंशन उनके नाम नहीं लग जाएगी ना, वो नहीं जाएंगे भाई वहाँ पे। और ये एज गैप है ही, एंड ये जब तक एज गैप की प्रॉब्लम, या तो गवर्नमेंट कोई ढंग से कमेटी बनाए जिसमें एक्चुअल में यूथ आइकन्स हो, ठीक है, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई मोटिव है गवर्नमेंट का नहीं करने का क्रिप्टो को, तो वो नहीं करेगी। अगर मोटिव नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भाई उनकी वजह से ही है वो जो सीनियर बैठे हैं ना ऊपर, जो डिसीजन ले रहे हैं, उनको लगेगा ना जैसे होता है ना कि यार इसको खाएंगे, जैसे प्रोटीन को लेंगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। बस वही सिस्टम जितना मेरे को समझ आया वो हो सकता है कि अगर क्रिप्टो के बारे में उनको नॉलेज नहीं है तो उनके लिए वो बस हाथ खड़े कर लेंगे वो। थैंक यू सो मच यार आने के लिए आप दोनों को। थैंक यू सो मच। एंड कैसा लगा आपको मेरे साथ पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया। अच्छा था, बढ़िया था इतना सा होते हैं ना जैसे मैंने बाकी पॉडकास्ट में देखा भाई, बहुत खुशी हुई, मैं तो गूज़बम्स आ गए भाई। बट पॉडकास्ट स्टूडियो कैसा लगा यार मेरा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मस्त, लगा। मेहनत कर रही है। 2 लाइनों में बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। सब्सक्राइब के लिए बोल दो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।